अच्छा मियाँ साहब, उसमें ये भी कहते हैं ना, उससे पहले आप प्रेसिडेंट नहीं रहे, लेकिन जब 2010 और 11 में आप वो एक बड़ा मेजर स्कैंडल आया था प्लॉट्स का भी, आपको जी याद बिल्कुल, होगा। जी बिल्कुल है। तो वो ये भी अक्सर दोस्त ये बात उस वक्त भी करते थे, इवन बड़ा अरसा तक ये बात चलती जी रही कि वो पहली दफ़ा मियाँ साहब प्रेसिडेंट बने और डीएचए ने कुछ प्लॉट्स दिए कि जी आप अपनी मार्केट में जाएं और मार्केट में जाके दोस्तों को ये, अपनी कम्युनिटी को ये प्लॉट दें और वो इसको बेचें। तो वो सारा जो प्लॉट का सिनेरियो था, वो सारा आप और आपके जनरल सेक्रेटरी ने ही बेचे और आप ही ने वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग की। फ्रंट में आपका जनरल सेक्रेटरी इन्वॉल्व था, जी मतलब आपने उनको भेजा आगे से। जी तो वो जी जनरल सेक्रेटरी जी आपका जी जो नहीं, था, उनके वो दफ्तर से बात बिके की और उनके दफ्तर पे के नाम के चेक भी बने कमीशन के। नहीं, लेकिन एज ए जनरल मैं सेक्रेटरी उसके चेक बनना इज सर समथिंग वो एल्स ना। ये सवाल आप जनरल सेक्रेटरी से करें नहीं तो लेकिन बहुत सर वो अच्छा आप, लेकिन ये आपको बात लगता क्लियर नहीं कर कि दूं। सर आपने कम्युनिटी के साथ ज्यादती की है? वो हमारे भाई हैं, बड़े रिस्पेक्टेड है एज ए डीलर, हमारे सीनियर मेंबर हैं, सारा कुछ है, लेकिन चेयरमैन की सीट सर बड़ी इन्फ्लुएंशियल, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होना चाहिए आपके उन हलकों में, उन अदारों में जहाँ से अपने काम लेने हैं, वहाँ पे रेफरेंस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि हम उनसे कोई काम ले सकें, बजाय इसके कि एक ऐसा बंदा जिसने शायद, मुझे बताएं ना सर एज ए चेयरमैन उनकी परफॉर्मेंस बताएं कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है पिछले 2 साल में, 3 साल में। मैं अगर इस पर कोई राय ना दूं तो ज़्यादा बेहतर है। अब वो फिर नहीं, मैं तो आपके एंड से बात पूछ रहा हूँ कि मैं- आपने सर ज्यादती की ना कम्युनिटी के साथ। जी हो गई, हो गई ना अब ज्यादती ये सर, कह लें कि ऐसा ना होता तो ज़्यादा बेहतर होता। कि जो सेक्रेटरी साहब होते थे डीएचए के, वो नक्शा लेके खुद प्रेजेंटेशन देते थे, इतना बड़ा मैप होता था, और जो प्लॉट बिक चुका होता था उस पर उन्होंने क्रॉस लगाया होता था, और जो अवेलेबल होता था वो खाली होता था, तो वो खुद हमें प्रेजेंटेशन देते होते थे। ये भी दौर रहा है जी ये दौर रहा है इनका। फोर्टिस स्टेडियम में जी। एक कमरे में इनका ऑफिस हुआ करता था जहाँ से ओके। इनका आगाज हुआ। और डिफेंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। मैंने अर्ज किया कि मेन बुलेवार्ड पे ही ज़्यादा लोग हुआ करते थे। ओके। तो मालूम हुआ कि जिस साहब को हमने सदर बनाया है जी। वो डीएचए में ब्लैक लिस्टेड है, वो उनकी बिल्डिंग के अंदर भी नहीं जा सकते। ओके। ख्याल आया, सोच हुई कि गलत हुआ। तो ये प्रेसिडेंट बनाने से पहले आपने रैकी नहीं की जी है? जी नहीं क्या था, 2015 में मैं रिफ्यूज कर गया, मैंने हाथ खड़े कर दिए कि मेरा जिम्मा नहीं है। नहीं, लेकिन सर मुझे देखिए मुझे ना, मुझे ऑफ चाहिए। एक एट द सेम टाइम जब 2005 और 7 में आपका पैनल जीत रहा है, ये वही हम नाम ले लेते हैं, मेजर वसीम साहब हैं, जो आप वहाँ पे कह रहे हैं कि अल खिदमत जीती, उसमें अल खिदमत जीती तो आपका कैंडिडेट मेजर वसीम था। वही अल खिदमत के पैनल पे जब 2013 में या 15 में गालबन जब इलेक्शन हुआ, 15 में इलेक्शन हुआ, तो उसमें आप कह रहे हैं मेरा जुमा नहीं है, उसमें भी अल खिदमत आ रही है। जिम्मे की बात मैंने नहीं की। लास्ट टाइम जो एक्स प्रेसिडेंट हैं अबू बकर भट्टी साहब, उन्होंने बड़ा ब्लंट ये बात की कि लास्ट जो इलेक्शन था वो डीएचए ने मुझे हराया, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि डीएचए में भी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने मुझे इलेक्शन हराया। तो जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि डीएचए की इन्वॉल्वमेंट होती है सर? डीएचए कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता अच्छा जी। हमारे इंतखाबात से उनका, क्योंकि जिस ग्रुप को इतनी इज्जत दी वही हमारे साथ होते हुए भी हमारी अपोजिशन इन 2.5 सालों में, हमारी अगर कोई अपोजिशन कर रहा तो है वो वही कर रहे हैं, तो वही कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। एक डायरेक्टर, एक जिम्मेदार ऑफिसर हुआ करता है, उसको मैंने 2 दफा कहा है कि आवाज अपनी नीची करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान फैज़ हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। दोस्तों आज हमारे पास रियल एस्टेट मार्केट के, सिर्फ डीएचए लाहौर की रियल एस्टेट मार्केट के नहीं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट के एक बहुत ही सीजन्ड, बड़े हमारे सीनियर दोस्त, आप ये समझें कि डीएचए में रियल एस्टेट के काम को प्रॉपर इंट्रोड्यूस करवाने वाले और हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी में एक ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन बनाने वाले हमारे बड़े ही सीनियर, और स्पेशली इस वक्त हमारे सिटिंग प्रेसिडेंट भी हैं, जो डीएचए की हमारी एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं, वो आज हमारे गेस्ट हैं। हम उनसे बहुत सारी डिस्कशन करेंगे, रियल एस्टेट से रिलेटेड हम चीज़ें पूछेंगे, कोई टिप्स लेंगे,
रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या है, हमारी एसोसिएशन क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, ये सारे क्वेश्चन हम आज उनसे करेंगे। और उनकी बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने हमें टाइम दिया, आज हमारे पॉडकास्ट में आए। तल्लत अहमद मियाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी हम खुशी हुई मुझे कि हमेशा मीडिया के लोगों के सामने बैठ के बात भी की, ब्रॉडकास्टिंग भी हुई, लेकिन अच्छा लगा कि मेरा आज छोटा भाई, मेरा कुलीग, मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरे बिज़नेस का भी साथी जो आज मेरे सामने बैठा हुआ है और जो सवाल करना चाहता है, और मैं ऑफ़र करता हूँ कि खुल के सवाल कीजिएगा ताकि मैं उसके जवाब आपको दे सकूँ। जज़ाकल्लाह मियाँ साहब, आपको हम इंशाल्लाह जवाब दूंगा, साफ़ी जवाब नहीं दूंगा। नहीं, हम श्योर, क्योंकि हमने तो जी जी, आपसे मैं सीखा है। जवाब जी हमने आपसे सीखा है, मैं हमने हाजिर। काम भी आप लोगों से सीखा है। जी मैं हाजिर। कैसे दोस्तों को लेके चलना है वो भी आपसे सीखा है। आपने बड़ा शफकत की रियल एस्टेट कम्युनिटी पे। इवन जब हम आए उस वक्त आपका बहुत बड़ा नाम था। अब तो हम भी बुज़ुर्ग हो गए हैं रियल एस्टेट में, तो ज़ाहिर है आपका इमेज और आपकी जो शख्सियत है वो ज़ाहिर है हर कोई जानता है। मुझे ये बताएं कि हम तो ज़ाहिर है हम बड़े फ्रेशर थे, ग्रेजुएट्स हुए, हमें लगा कि यार रियल एस्टेट में पोटेंशियल है, या किसी दोस्त ने बताया तो हम रियल एस्टेट में जंप इन हो गए। आप थोड़ा सा काइंडली बताएं कि आप तो स्टैब्लिश थे, और जिस एज में आप इन्वॉल्व हुए, कोई ना कोई बिज़नेस कर रहे होंगे, कोई ना कोई जॉब कर रहे होंगे, आपका रियल एस्टेट की तरफ ध्यान कैसे हुआ? देखिए, मैं तालीम जब मेरी मुकम्मल हुई है उसके बाद मैं कराची चला गया। ठीक। कराची जाके री रोलिंग का बिज़नेस किया। ठीक। मिड 80s में वहाँ हालात ऐसे हुए, कराची के हालात, उस वक्त एक तंजीम बनाई गई और उस तंजीम ने जो कराची के हालात किए तो कारोबार में नुकसान हुए बहुत बड़े बड़े। ठीक। तो वहाँ से जो सरमाया बच सका था वो सोचा कि किसी ऐसी जगह, किसी सेफ जगह पे लगाया जाए। वापस लाहौर आने के बाद सारा सर्वे करने के बाद कि महफूज तरीन सरमाया और पटवारी की दफ पे ना बैठना पड़े, ओके। DHA का इंतखाब किया। ओके। और उस दिन से, ये मैं 80s की बात करता हूँ, लेट 80s की, उस जी। वक्त से लेके आज तक मैं DHA अच्छा, में माशाल्लाह, काम आपको कोई 35 ईयर्स से ज़्यादा ही अरसा का हो करता गया है। हूँ। तकरीबन ओके। कहा जा सकता है कि 35 ईयर्स मुझे हो चुके तो हैं। इसका मतलब रियल एस्टेट आप प्लान करके रियल एस्टेट में जंप इन हुए आप? जी, प्लान करके कि जी ये काम करना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि, मैं तो कहा करता हूँ कि हमारे स्टेजेस थे जी। कि हम दलाल से शुरू हुए, ब्रोकर हुए, प्रॉपर्टी डीलर हुए, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम रियल्टर और स्टेट एजेंट कहलाते ये हैं। एग्जैक्टली ये सारे सफ़र कंसल्टेंसी तय दे रहे हैं, किए। अब तो और बहुत सारे नाम आ गए हैं, ये बेहतर नाम आ हाँ, गए हैं अब तो। बेहतर नाम आ रहे हैं और उम्मीद है आने वाले वक्त में और भी कंसल्टेंट भी आएंगे, सब कुछ आएंगे। ये बड़ा अच्छा मियाँ है। साहब, जब आपने स्टार्ट किया था, इसका मतलब तो DHA का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। इसकी क्या सिचुएशन थी, क्या सूरत हाल थी, DHA ही क्यों चूज़ किया? और उस वक्त DHA जो इस वक्त इंडस्ट्री हम रियल एस्टेट हम बल्कि क्लेम करते हैं, मेरा ख्याल और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह, कि DHA लाहौर की जो रियल एस्टेट मार्केट है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट मार्केट है। जी, कोई शक उस नहीं। वक्त क्या सिचुएशन थी, उस वक्त कितना प्रोफेशनलिज्म था? हम तो यही कहते हैं वो तोतियां बन के बस दोस्त बैठे होंगे सी, टेबल छोटे छोटे होंगे सन। उस वक्त थी प्रोफेशनलिज्म, और DHA का क्या सिनेरियो था? जी, DHA उस वक्त 2 फेजेस में था, फेज़ 1 और फेज़ 2। अच्छा जी। फेज़ 3 की डेवलपमेंट नहीं हुई थी। जी। अपनी आंखों से देखा हुआ है कि पैकेजेस का नाला जी। वहाँ से शुरू होता था जी। और फेज़ 3 से होता हुआ फेज़ 2 वाले डिस्पोजल पे जाता था। ठीक। तो वहाँ जाके देखा करते थे कोई प्लॉट लेने से पहले कि ये नाले में आ रहा है, नाले से पहले है या नाले ओके। के बाद है। ओके। आपने उस ओके। वक्त की मतलब मेरे से सिचुएशन पूछी है, जी। या जी। उस वक्त की सूरत जी, हाल क्या पूछी थी? है, तो उस पर मैंने ये बात की है। जी। बहरहाल वक्त के साथ साथ ग्रो हुआ। DHA, ये तो पता था कि एक अदारे का सिस्टम है, सेफ होगा और सेफ है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है, इसमें कोई सेफ है, दूसरी राय बिल्कुल नहीं ऐसे है। ही है। और शायद DHA को खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि हमने इतना फलना फूलना जी, है, इतना फेम पकड़ जाएंगे जी। इतना। मतलब उस वक्त की रोड्स, मतलब एक सड़क जाया करती थी टोटल फेज़ 1 और 2 में, और फिर वो ग्रेजुअली इनको
दो रवैया भी करनी पड़ी, जी वाइड भी करनी पड़ी। और आइंदा के और जो फेज़ 4 के बाद हम कहते हैं कि नया डिफेंस भी इंट्रोड्यूस हुआ कि जी अंडरग्राउंड वायरिंग भी हुई, बाकी सब कुछ भी हुआ, सड़कें भी हुई, ये सारा कुछ सामने है। आप जी। स्पेसिफिक आप ख़ास तौर पे कोई सवाल पूछना चाहते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं ताकि मैं उस पर ज़्यादा आपको। इसमें मियाँ साहब जो मैं हमारे एक दोस्त हैं, क्लाइंट हैं, बुज़ुर्ग हैं डॉक्टर, ये पीछे एच ब्लॉक में उनका प्लाज़ा है। अच्छा, यहाँ तक भी उन्होंने बताया कि एक जो टाइम था जिस तरह आप बता रहे हैं, 80s का ही वो दौर बताते हैं कि जो सेक्रेटरी साहब होते थे डीएचए के, वो नक्शा लेके खुद प्रेजेंटेशन देते थे, इतना बड़ा मैप होता था, और जो प्लॉट बिक चुका होता था उस पर उन्होंने क्रॉस लगाया होता था, और जो अवेलेबल होता था वो खाली होता था, तो वो खुद हमें प्रेजेंटेशन देते होते थे। ये भी दौर रहा है। जी ये दौर रहा है इनका। फोर्टिस स्टेडियम में जी। एक कमरे में इनका ऑफिस हुआ करता था जहाँ से ओके। इनका आगाज़ और हुआ है। LCCHS होता था हाँ, ये। और ये लाहौर कैंट जी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम एग्जैक्टली। से इनकी रजिस्ट्रेशन थी। ठीक। बाद में ये ए ब्लॉक में आते हैं और 2 कनाल के घर में भी वो भी ऑफिस बहुत बड़ा लगा करता था कि 2 कनाल के ओके। वो एक कमरे से निकल के जब 2 कनाल के घर में ए ब्लॉक में ही आए। ठीक। और मुझे ये बताएं कि उस वक्त के दौर को अगर हम आज के दौर से कंपैरिजन करें कि उस वक्त जो आप लोगों ने काम शुरू किया, वो क्या किस तरह आप क्लाइंट को इंगेज करते थे, किस तरह क्लाइंट पे वर्किंग करते थे, किस पैटर्न पे काम करते थे, और अगर हम आज के दौर का कंपैरिजन करें तो डिफरेंस क्या है? वो पॉजिटिव था, बेहतर था, ये पॉजिटिव है या बेहतर है, या ये आसान है और उस वक्त बड़ा मुश्किल होता था? वक्त जैसे जैसे वक्त बदलता गया नई जिद्दतें आती गई, नई जिद्दतें आती गई। हम तो अपने अपने ऑफिसेज कह लें, अपनी अपनी हटियां कह लें, खोल जी के बैठे जी होते जी थे। यकीनन हमारे यहाँ कुछ थे धोती वाले भी, जी। मैं आपकी बात की तरदीद नहीं करूँगा, लेकिन मुझ जैसे लोग भी आए थे जो कि 2-4 जी जमातें पढ़े जी। हुए थे। पढ़े लिखे लोग थे। और ये सारा जो हमारा लोग थे ये डीएचए फेज़ 1 गेट के बाहर हुआ करते थे। ओके ओके डीएचए के ओके अंदर जब मैं आया हूँ तो कोई ऑफिस नहीं था मेन बुलेवार्ड ओके। पे। लोग आते थे, ख़ास तौर पे ऑफिसर्स आते थे जिनको प्लॉट अलॉट होते थे, वो आके अपने प्लॉट लिखवा जाते थे। कस्टमर आते थे, ज़्यादा से ज़्यादा जिसका बहुत अच्छा काम होता था वो अखबार में इश्तिहार दे दिया करता था। ओके। अच्छा, मतलब वो अच्छा दफ्तर जी कंसिडर जी होता था। जी, वो अच्छा दफ्तर कंसिडर किया जाता था जो महीने के चंद हज़ार खर्च करके तो पेपर में, न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया देता था, ओके तो उसको अच्छा दफ्तर गिना जाता था। फिर ओके। वक्त बदलता गया, नई जिद्दतें आती गई। अब तो डिजिटल का दौर है, एग्जैक्टली। तो अब तो जो डिजिटल में करेगा लेकिन अभी वही कामयाब कंपटीशन मेरा ख्याल और बढ़ गया है, उस वक्त इतना कंपटीशन नहीं होता होगा, मुझे तो लगता है वो दौर। अच्छा, हर दौर में हर इंसान को लग रहा होता है कि ये बड़ा मुश्किल टाइम है, शायद वो पहले वाला अच्छा था या आने वाला अच्छा था, होगा। हम हाजिर में नहीं रह रहे होते। हाँ, मैं आपकी बात क्या कुछ इस तरह कहूँगा कि पहले शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। ओके। अब अगर हमारा हुजम बड़ा है, अगर हमारा सिस्टम बड़ा हुआ है तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी आ गई काम का हैं। वॉल्यूम भी बहुत बढ़ काम गया का है। जी वॉल्यूम भी जी 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 बहुत बढ़ गया जी, ये है। बात ठीक है आपकी। अब डीएचए के मैं जब स्टार्ट लिया तो 2 फेजेस थे, जी। आज हाँ, एग्जैक्टली। माशाल्लाह 13 फेजेस हैं। 13 फेजेस हैं। 13 फेजेस हैं। हाँ, और उनके और अंदर ये भी चीज़ें और हाँ, हैं। जी और सही। इसी तरह बेशुमार अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ भी जी हैं। एग्जैक्टली। मैं उन सोसाइटीज़ के कतई ख़िलाफ़ नहीं हूँ जी जो जी अप्रूव्ड हैं, जी प्राइवेट जी। सोसाइटीज़, उनमें काम करना चाहिए और लोग करते हैं, हमारे दोस्त अहबाब करते हैं। उनमें हम बात करेंगे सर, उनमें फ्यूचर में प्राइवेट सेक्टर पे भी हम अभी बात करते हैं। आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपने परफॉर्म करना शुरू किया, आपने बेहतर अर्न करना शुरू किया होगा, तो इंसान जब सेटल हो जाता है अपनी फील्ड में या जो वो काम कर रहा होता है, फिर वो एक स्टेप आगे सोचता है कि अब मैं जो अपनी सराउंडिंग के लोग हैं इनकी वेलफेयर के लिए भी कुछ करूं। ये बिल्ट इन था आपके अंदर, या जिस तरह आपने एसोसिएशन को हमें तो जब से रियल एस्टेट में हमने यही सुना है कि ये पौधा आपने लगाया था, तो ये आपके अंदर बिल्ट इन था कि दोस्तों को साथ लेके चलना है, इनकी बेहतरी के लिए कोई प्लान करें, या मतलब आपने वैसे ही कि ठीक है डीएचए की रिक्वायरमेंट थी तो आपने एक एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी? अब बिल्ट इन की बात जो आपने की है, खिदमत अल्लाह खलक होता है इंसान के अंदर, अल्लाह होती है शुरू से ही, अल्लाह स्कूल कॉलेज लाइफ से ही। अल्लाह अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी वालदा मरहूमा को। आमीन आमीन।
मैं स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में भी बहुत एक्टिव रहा। लाहौर में घर होते हुए भी कई कई दिन घर नहीं जाना होता था। वालदा को मालूम होता था कि रात को 2 बजे आए हों, जी तो फजर पढ़ के भी अगर कोई आ जाता था तो मेरी वालदा ने कभी मुझे किसी को ये नहीं कहा कि वो सो रहा है। उन्होंने ओके कहा कोई दरवाजे पे आए तो जाओ उसकी सुनो, जो कर सकते हो करो। अच्छा तो ये माशाल्लाह। तरबियत जो है, मैं अपनी वालदा को इसका क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने तरबियत इस तरह की है, ओके और कि मैं किसी के काम भी आ सकूं। और मैं अकाउंट खोलता हूँ अपना, मेरी नीयत और होती है कि जी मैंने बिल्कुल ठीक। कोशिश करनी है, काम कर ले कर, जिसका काम है उसके मुकद्दर में अगर जी लिखा हुआ है तो होगा। ये बात ठीक है। अब मेरी कोशिश होनी चाहिए, और मैं कोशिश करता हूँ। कोई भी मेरे पास आता है चल के तो मैं उसके साथ उठकर चल पड़ता हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी आदत है ये। दूसरी बात आपने की कि ये वही शायद था, स्टूडेंट्स लाइफ का ज़माना था, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स देखी। उसके बाद यहाँ आया, मार्केट में जब मैं आया तो हमारी कम्युनिटी मुख्तलिफ अंजुमन ताजरान में बटी हुई थी। ठीक। तो हमने भी एक आते साथ यहाँ कुछ अरसे के बाद एक इंतखाब हुआ, हमने भी उसमें किसी को सपोर्ट किया। तो जब सपोर्ट किया तो जीत भी गया। डीएचए की बात कर मैं रहे हैं आप? डीएच मैं डिफेंस की बात कर रहा अच्छा हूँ। जी। मैंने अर्ज़ किया कि मेन बुलेवार्ड पे ही ज़्यादा लोग हुआ करते थे। ओके। तो मालूम हुआ कि जिस साहब को हमने सदर बनाया है जी। वो डीएचए में ब्लैक लिस्टेड हैं, वो उनकी बिल्डिंग के अंदर भी नहीं जा सकते। ओके। ख्याल आया, सोच हुई कि गलत हुआ। तो ये प्रेसिडेंट बनाने से पहले आपने रैकी नहीं की जी ये? जी नहीं, जी नहीं। ओके। हम यहाँ ये डीएचए के नाम से नहीं था, ये अंजुमन ताजरान के नाम से अच्छा था। जी। ओके। अंजुमन ताजरान के नाम से था। उस वक्त ये ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि डीएचए और स्टेट एजेंट के दरमियान एक ब्रिज का काम करे। को बात करनी ओके। हो या बात करनी हो, बात कर उनको सुनानी हो या सुननी हो, तो कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो इस तरह इस प्लेटफॉर्म पे मेहनत करनी शुरू की। ठीक। डोर टू डोर जाके कुछ लोगों को, किसी को बुला के, किसी के पास जाके दोस्तों का इकट्ठा किया, और करते कराते तकरीबन 2 साल की मेहनत के बाद ठीक। हमने पहला एक इजलास किया। मुझे याद है कि आर ब्लॉक के घर में इजलास हुआ जिसमें हमारी मार्केट के, और ये कब की बात कर रहे हैं आप? मैं 2002 की बात कर रहा ओके। हूँ। ओके। उस पर हमने एक डीएचए स्टेट एजेंट एसोसिएशन की बुनियाद रखी, ठीक। और एक इंटरम 1 साल के लिए एक बॉडी बनाई। ओके। और इसमें डीएचए भी आपके साथ पैरेलल जी नहीं, जी नहीं, इन्वॉल्व था? उस वक्त नहीं था। ओके। लेकिन उसके बाद हमने अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए एक साहब को नॉमिनेट किया था, जिनको उन्होंने अपना जो आइन था जी। उसको क्या कहूँ कि कॉपी पेस्ट कर लिया कराची का। अच्छा जी। बहरहाल ठीक। बहरहाल मेरे पास आया। मैं उस वक्त सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर में एक जिम्मेदारी पे था। ओके। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं हुई कि इस प्लेटफॉर्म को मैं प्रॉपरली रजिस्टर करवा दिया। मैंने रजिस्टर करवाने के बाद 2003 में पहला इंतखाब हुआ। ओके। जो फर्स्ट इलेक्शन था डीएचए एसोसिएशन का वो 2003 में हुआ? पहला इलेक्शन, पहला इंतखाब जो है, जो जिसमें प्रॉपर इलेक्शन कमीशन भी बना, ठीक। और उसमें एक लतीफ़ा भी हुआ, मैं दोस्तों को सुनाना भी चाहूँगा वो भी। हाँ जी। उसमें अपना वो हुआ, उसमें इलेक्शन कमीशन का क़याम भी अमल में आया, और हमारा पैनल जी। जिसमें कन हफीज़ साहब सदर थे, वो अनअपोज्ड, कोई दूसरा पैनल नहीं आया, वो ओके। अनअपोज्ड इंतखाब जीते। ठीक। इंतखाब, जिस लतीफ़े की बात कर रहा हूँ, मेरे लिए इंतहाई मोहतरम थे, अल्लाह उनको रखी करामत करे, कन्ना नज़ीर साहब। जी कन्ना नज़ीर साहब उन्होंने बड़े। आखिरी डेट तो दी, ठीक। टाइम नहीं लिखा था नॉमिनेशन फॉर्म्स का। ठीक। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं क्या करूं, मैंने टाइम नहीं लिखा। ठीक। मैं कहा रात 12 बजे तक आपका ऑफिस खुला रहेगा। ठीक। और उस दिन रात 12 बजे तक वो ऑफिस खुला रहा। ठीक।
तो फिर भी कोई पेपर्स नहीं आए। Okay. तो नेक्स्ट डे कर्नल नज़ीर साहब ने नोटिफाई किया कि ये अनअपोज करना फीस साहब जीतते हैं। ठीक। इस तरह इसका बाकायदा आगाज़ जो है एसोसिएशन का इस तरह हुआ। ओके। और आप सब दोस्तों ने मिलके उनका नाम दिया और वो एज ए प्रेसिडेंट आ गए। तो वो जब एज ए प्रेसिडेंट आए तो उस वक्त आप एज ए चेयरमैन आपने परफॉर्म करना शुरू जी किया? मुझे इन्होंने जो पहला 2002 का ही बना था, जी। उस वक्त ही दोस्तों ने जिम्मेदारी दी कि आप इसको चेयर करेंगे आप। ठीक। और ये सिलसिला 2009 तक ही चलता रहा कंटिन्यूस। ठीक। उसमें 2005 में भी इंतखाब हुआ, 2007 में भी हुआ। तो और ये सारे अनअपोज्ड रहे? नहीं, उसके बाद नहीं, गालबन नहीं, मेजर ऐसा वसीम नहीं, आ गए? ऐसा नहीं है। ये मैं 2003 के इंतखाब की बात कर रहा हूँ। जी 2005 में, अच्छा 2003 से 2005 के दरमियान जी हमें उस वक्त के DHA के जिम्मेदारों ने भी बहुत सपोर्ट किया। ठीक। उनके नाम लेना तो मुनासिब नहीं है। जी जी जो हमारे उस वक्त के जिम्मेदार थे, यूनिफॉर्म में हुआ करते थे, ठीक। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हमें ठीक। स्ट्रेंथन किया, बिल्कुल ठीक। हमारी बात को सुना, ठीक। हमें गाइड किया, हमसे खुद लेटर लेते थे कि ये चीज़ भी करवाएं, ये चीज़ भी ओके। करवाएं। ये 2003 से 2005 तक ये बहुत ज़्यादा काम हुआ। ठीक। 2005 के बाद भी यही रहा सिस्टम। 2005 का इंतखाब जो हुआ उसमें 5 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। ओके। प्रेसिडेंट के 5 उम्मीदवार थे, ठीक। लेकिन अल्लाह ने फिर अलखिदमत को मौका दिया जी। और हम जीते तो सिर्फ 7 वोटों से। ठीक। चंद वोट थे ठीक। हमारे उस वक्त, तकरीबन 200 कुछ वोट थे। ठीक। उसमें से हम 7 वोटों पे हम जीते और उम्मीदवार 5 थे सदर के। अच्छा ओके। और 5 कैंडिडेट थे 5 और कैंडिडेट। उसमें से अलखिदमत ने विन किया था? जी अलखिदमत। और उस वक्त आपके जो प्लेटफॉर्म से थे वो मेजर वसीम साहब थे? जी में वो मेजर ओके। वसीम साहब। ओके। तो फिर आप एज ए चेयरमैन आ गए ना? मुझे फिर एज ए चेयरमैन। अच्छा उसमें ये था कि उसमें 3 उस वक्त 6 सीटें हुआ करती थी। ओके। अच्छा। उस वक्त 2005 में 6 सीटें हुआ करती थी। ठीक। तो 3 सीटें हमारी जो जमात थी, हमारी जो पार्टी है अलखिदमत के नाम से, वो जीती। 3 हमारी अपोजिशन ने जीती। ठीक। मैंने रिफ्यूज़ किया कि मैं 2007 की बात कर रहे हैं आप? 2005 की बात अच्छा कर रहा 5 की हूँ, बात कर रहे 2005 की हैं। बात कर ओके। रहा हूँ। ओके। 2005 में 3 सदर हमारा, जनरल सेक्रेटरी हमारा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हमारा, ठीक। 3 सीट्स हमारे बाहर थी। ये यहाँ मौजूद हैं ठीक लोग। है। मैंने रिफ्यूज़ किया कि मैं डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। उस वक्त बिजी था मैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर में। ठीक। तो आप किसी को भी चेयरमैन बना लें। ठीक। अपने लोगों को मैंने मना कर दिया। ठीक। अपने जनरल सेक्रेटरी को सख्ती के साथ कहा कि आप मुझे नॉमिनेट नहीं करेंगे। ठीक। अब ये इत्तेफाक की बात है कि मेरे पास वो 3 अपोजिशन के लोग आ जाते हैं जो जीते हुए थे, और आके खासी बहस के बाद खासे ज़ोर से उन्होंने मुझे मजबूर किया ओके। कि हमारे लिए मुश्किल होगी अगर आप नहीं साथ बैठे होंगे, तो आप इसको चेयरमैन वापस आप। उसकी वजह ये थी ना कि मेन स्ट्रीम में आप होते थे, स्ट्रगल आप करते थे, वोट बैंक आपका स्ट्रांग हो गया, क्योंकि आप बता रहे हैं ना ग्रास रूट से आपने दोस्तों को एंगेज करना शुरू कर दिया ना प्लेटफॉर्म को स्टार्ट से। तो शायद एक ये रीज़न थी कि वो सारे आपको साथ लेके ये भी चलना वजह चाहते थे। थी या मिजाज की वजह थी कि ओके। मैं सभी की सुनता था। बिल्कुल ठीक। मैंने आज तक अपोजिशन या अपनी मैंने फ़र्क नहीं रखा। जी बिल्कुल मैंने ठीक। फ़र्क नहीं रखा, ना मेरे लिए कोई फ़र्क है, बिल्कुल ना ठीक। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में फ़र्क होगा। जब कोई जिम्मेदारी कांधों पे लेता हूँ जी। तो फिर सब बराबर हुआ करते हैं मेरे लिए। ओके। बहरहाल उनके कहने पे जो 3 उम्मीदवार दूसरे कैंप से जीत के आए थे, जी। उनके कहने पे मुझे वापस चेयरमैनी मुझे मानना पड़ा उन ओके। लोगों को। ओके। ओके। तो फिर आप 2009 तक आप चेयरमैन रहे? जी 2007 में इंतखाब हुआ। जी उसमें भी आप जी आपकी टीम ही जीती थी? जी मेजर वसीम और सारा जी। पैनल हमारा जीता जी। था। जी। फिर उन्होंने मजबूर किया 2007 में। ठीक। फिर मैं चेयरमैन आया। ठीक। उसके बाद अगला, क्योंकि 2 टेन्योर एक प्रेसिडेंट कर सकता है, तीसरा नहीं कर सकता। ठीक। ठीक। तो उसके बाद मेरे ग्रुप ने ये जिम्मेदारी मुझे दी और 2010-11 में इंतखाब में भी मैं गया और अल्लाह ने फतह भी दी और मैं 2 साल प्रेसिडेंट में रहा। हाँ 2009 दिसंबर में जो इलेक्शन हुआ था जी 10 उसमें साल आप 10 का और 11 का टेन्योर जो था जी वो जी आप एज ए प्रेसिडेंट रहे। जी ऐसे। अच्छा मियाँ साहब उसमें ये भी कहते हैं ना उससे पहले आप प्रेसिडेंट नहीं रहे
लेकिन जब 2010 और 11 में आप वो एक बड़ा मेजर स्कैंडल आया था प्लॉट्स का भी, आपको जी याद बिल्कुल, होगा। जी बिल्कुल है। तो वो ये भी अक्सर दोस्त ये बात उस वक्त भी करते थे, इवन बड़ा अरसा तक ये बात चलती जी रही कि वो पहली दफ़ा मियां साहब प्रेसिडेंट बने और डीएचए ने कुछ प्लॉट्स दिए कि जी आप अपनी मार्केट में जाएं और मार्केट में जाके दोस्तों को ये, अपनी कम्युनिटी को ये प्लॉट दें और वो इसको बेचें। तो वो सारा जो प्लॉट का सिनेरियो था वो सारा आप और आपके जनरल सेक्रेटरी ने ही बेचे और आप ही ने वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग की और आपने, तो वो प्रेसिडेंसी को आपने उस तरीके से इंजॉय किया और आपने फाइनेंशियली उसमें से कुछ बेनिफिट्स लिए। अच्छा, मैं इंतज़ार कर रहा था आपके इस सवाल का। मैं आपके इस सवाल का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मैं जवाब देना चाह रहा था। ठीक, मैंने आपको शुरू में कहा है कि आपको हर बात का जवाब मिलेगा, साफ जवाब नहीं लेकिन इन मिलेगा। रिस्पेक्टेड वे जी हम जी कोशिश जी करेंगे, जी इन जिसको रिस्पेक्टेड वे। कोई साफ जवाब नहीं मिलेगा। थोड़ा सा लाइट रहिएगा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल लाइट हूँ सर। बात ये है कि यकीनन ये वाक़या इस तरह हुआ था कि गुज़रते गुज़रते मुझे डीएचए से एक लिस्ट दी गई कि ये प्लॉट आए हैं। जी ठीक मैंने कहा इससे पहले कितने लोगों को दी है? ठीक। मैंने कहा जी हमने मार्केट में हर शख्स को दी है। ओके तो मैंने कहा मैं तो एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे इसको नहीं दे सकता, ठीक। या आपने मुझे लेटर के साथ लिखी होती, दी होती, तो मैं फिर इसको पब्लिश करता। जी जब आप लोगों को बांट चुके हैं, दे चुके हैं, तो मैं मुझे भी गुजरते हुए आपने लिस्ट दे दी है, तो मुझे तो ये लिस्ट नहीं चाहिए। मैं वो ठीक। लिस्ट नहीं लेके आया था, ओके वहाँ छोड़ आया था। ओके बात हुई कि जी मैंने उससे को बिज़नेस किया, वो तो खैर 2010-11 की बात है। मैं आज तक वसूख दावे यकीन के साथ ये बात कहता हूँ कि आज तक, मेरे को 35-36 साल तो हो चुके हैं ठीक। मुझे, आज तक अगर 1,000 रुपये का भी चेक कमीशन की सूरत में डीएचए में बना हो, तो वो जो सज़ा मेरी कम्युनिटी मुझे देना चाहे मुझे कबूल है। नहीं लेकिन सर उस उसमें उस कैसे बात का था, उस फ्रंट बात में आपका जनरल सेक्रेटरी इन्वॉल्व था, जी मतलब आपने उनको भेजा आगे से। जी तो वो जी जनरल सेक्रेटरी जी आपका जी जो था नहीं, उनके वो दफ्तर से बिके और उनके मार्केट दफ्तर में, के नाम के चेक भी बने कमीशन के। मार्केट में मैं जो बात कह रहा हूँ कि मार्केट में बेशुमार लोगों को लिस्टें जा चुकी हुई थी। ठीक ठीक। नहीं लेकिन एज ए जनरल मैं सेक्रेटरी उसके चेक बनना इज सर समथिंग वो एल्स ना। ये सवाल आप जनरल सेक्रेटरी से करें नहीं तो लेकिन बहुत सर वो अच्छा आपके चहीते जनरल सेक्रेटरी थे, है। ऐसा ना मैं करें। जो बात कर रहा हूँ ना, आज भी वो यही हैं, हाँ आज भी जी वो यहाँ हैं, मतलब को लोग मार्केट छोड़ तो नहीं गए। जी इस बात की तस्दीक लास्ट इलेक्शन में मेरा जो उस वक्त का मुखालिफ उम्मीदवार था, जी उसे बबांगे दोहल माइक पे खड़े होके इस बात को तस्लीम किया था, जो रिकॉर्ड में मेरे पास है, जी जो रिकॉर्ड में जब आप चाहेंगे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसने कहा कि हमें ये गलतफहमी हुई जिस पे हम माजरत चाहते हैं। उन्होंने मुझसे माजरत चाहिए कि हमने तमाम ये तस्दीक हुआ। करने के बाद, हमने डीएचए से वेरिफिकेशन करने के बाद, हमने जब तस्दीक की तो कोई इस तरह का वाक़या नहीं था और हम शर्मिंदा हैं और माजरत चाहते हैं। मेरे मुखालिफ उम्मीदवार का ये बयान मेरे पास रिकॉर्ड है। ये मैंने बात करनी भी थी। ऐसे ही हुआ कि बाद में वही लोग जो आपके ख़िलाफ़ थे उन्होंने बाद में आपके हक़ में, अच्छा ये शायद सर हमारे मुआशरे की एक बन चुकी हुई है कि जब हम किसी के मुखालफ खड़े होते हैं तो हमने एक्सट्रीम पे जाना होता है, और एट द सेम टाइम जब हम उस बंदे के साथ खड़े हो जाते हैं तो फिर हम सारा कुछ ही भूल जाते हैं। आपको नहीं लगता कि उस वक्त डीएचए की जो मैनेजमेंट थी वो भी इसमें शामिल थी? क्योंकि जो हमें बताया गया उस वक्त, हम तो उस वक्त बड़े न्यू कमर थे और हमने नए नए दफ्तर बनाए थे 2010-11 में, तो उस वक्त हमें ये बताया गया कि हम डीएचए की मैनेजमेंट के पास गए हैं, डीएचए की मैनेजमेंट ने ये बात की हमसे कि जी हमने आपके प्रेसिडेंट को ये लिस्ट दी है कि प्रेसिडेंट साहब आप जाएं और मार्केट में ये प्लॉटों को फ्लोट करें और वो बेचें और वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें और हम इसके पे कमीशन भी देंगे। अब वो आपको दिए, उसने नहीं दिए, हमें नहीं पता, ये मैनेजमेंट ने उनको कहा था और उन्होंने हमें उस वक्त यही आके बताया था। आप उसको डिफेंड नहीं कर पाए या उनका बयानिया स्ट्रांग हो गया था। ये बात किसी हद तक ठीक है कि 10 साल बाद उन्होंने आपके स्टेज पर खड़े होकर अनाउंस कर दिया कि जी ये हमारे एंड पर मिस्टेक थी, आप साफ हो गए, लेकिन उस वक्त फिर इसका मतलब सर डीएचए की मैनेजमेंट आपके अगेंस्ट थी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। या तो आप कहें कि मैं विटनेस हूँ, आप भी उस वक्त काम में थे जी, या तो आप ये कहें कि ये हमारे पास विटनेस है जिसके सामने एडीएचए ने, सेक्रेटरी ने, डायरेक्टर ट्रांसफ़र ने, डायरेक्टर एक्सचेंज ने, प्रॉपर्टी एक्सचेंज ने ये बात कही हो। हाँ नहीं हमारे सामने नहीं कि हमें तो बताया गया। देखिए सुनी सुनाई बात पे इस हद तक ईमान ले आना या यकीन कर लेना कि ऐसा ही हुआ होगा, जी तो मैं उससे पहले ये बात कर चुका हूँ कि वो तो चले एक केस था जी कि मैंने तो 35 साल में, 36 साल में
डीएचए से कभी ना डीएचए एक्सचेंज में कभी काम किया है, जी, ना कभी करने का इरादा है, ये बात ना कभी 10 रुपए का मेरा चेक बना है, ना इंशाल्लाह बनेगा। अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मुझे प्रॉपर्टी एक्सचेंज की तरफ या डीएचए की तरफ नहीं देखना। और एक बात और, बहुत कम होता है कि मैं ज़ाती काम के लिए डीएचए में जाऊं। जी। मैं डीएचए में जब भी जाता हूं अपने साथियों, अपने दोस्तों, अपनी कम्युनिटी के लिए जाता मैं मियाँ साहब इस चीज़ का मैं गवाह भी हूँ कि जब भी आपकी ज़रूरत पड़ी है आप वहाँ पे खड़े हुए हैं, एज ए प्रेसिडेंट भी खड़े हुए हैं आप हूं। अपनी और कम्युनिटी नहीं के भी लिए। सदर रहा तो मैं, हाँ, एज ए प्रेसिडेंट भी खड़े हुए हैं, और जब आप प्रेसिडेंट नहीं पे, इस चीज़ का मैं विटनेस हूँ कि आप खड़े हुए हैं। अच्छा, अगर हम फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात करें तो ये आप चलें इसको दूसरे एंगल से ये कहते हैं कि एक बयानिया उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग बना लिया। वो ये क्लेम करते थे, जो अभी पिछले इलेक्शन में वो विड्रॉ भी कर गए और उन्होंने माजत भी कर ली, वो ये क्लेम करते थे कि हमने बयानिया इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि सर वो 10 साल उन्होंने फिर आपको प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया। तो आपको क्या लगता है कि वो उनका बयानिया इतना स्ट्रांग हो गया था? चलें जी, आप ठीक थे, आपने वो नहीं किया, वो बयानिया इतना स्ट्रांग हो गया था जिसकी वजह से आप हारते गए, या आपको क्या लगता है कि उसमें कोई आपकी कमज़ोरी थी या कोई आपका ओपोनेंट बड़ा स्ट्रांग आ गया था कि उसके बाद फिर आपको 10 साल बाद दोबारा प्रेसिडेंसी मिली? 10 साल वाली बात गैप भी थोड़ा सा मैं 2010 से ऑनवर्ड अभी 2000। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मे बी आप कहीं स्लिप कर रहे हैं, कहीं मिस कर रहे हैं कि 10 साल ना तो मैं मुसलसल हारा हूं, सर, उसके बाद इंतखाब हुआ, सर, मैंने अपने मुखालिफ उम्मीदवार को बुलवा के कहा कि जाओ जाके अपना पैनल बनाओ, अलखिदमत हिस्सा नहीं लेगी। ठीक। आपको बहुत शौक है। ये बात करें 2012 दिसंबर की? मैं उसके बाद की ओके। इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, 2012-13 के इलेक्शन जी, की बात कर जी, रहा हूँ। उन साहब ने फिर भी अपना पैनल दिया, जी, हमें कॉन्फिडेंस में लिए बगैर ठीक, इंतखाब हुआ। उससे पहले जनरल इलेक्शन भी हुए थे, ठीक, आपको शायद याद होगा। हमने एक सियासी जमात के लिए यहाँ डीएचए में हमने सरतोड़ कोशिश की थी, एक एज ए वर्कर हमने कोशिश की थी। उस वक्त के मुखालिफ उम्मीदवार जो थे वो 2013 के में हमारे जिन लोगों पे वो असर रखते थे, जी, मतलब जिम्मेदार भी हो गए थे, वो इलेक्टेड लोग भी थे, वो असेंबलियों में भी बैठे हुए थे, वो जिसका नॉक कर सकते थे, जिसको बुलवा सकते थे, जी, कह के उन्होंने मेरे खिलाफ वोट डलवाने की कोशिश की। जी, ये हुआ भी था। जी, उसका क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया कि वो फिर भी इंतहा मेरा मुखालिफ उम्मीदवार जीत नहीं सका। जी, मुखालिफ उम्मीदवार, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, इंतहा वो टाई हो गया था जो टाई हुआ था, टाई किया गया था। ओके। रादर इस तरह बात करनी चाहिए कि टाई किया गया था। ओके, मेरे पास रजिस्ट्रार की इंक्वायरी रिपोर्ट मौजूद है, मेरे रिकॉर्ड में है। ओके। वो टाई किया गया था। उसमें सर वही टाई किया गया था। ये वही वाला इलेक्शन है ना जिसमें वो हाजी रियाज साहब का एक वोट था जी, जिसका इशू हो गया था। जी। आप कह रहे थे कि ये वोट ओके करें और वो कर, तो इसमें तो सर टाई तो इस सेंस में किया गया ना कि आपने जिद करके वो वोट को ओके करवा के बराबर करवाया, अदरवाइज तो वो आपका ओपोनेंट जीत गया था। नहीं, वो वोट कैंसिल होने के बाद, वो वोट रिजेक्ट होने के बाद अच्छा, बराबर हुआ था। ये आपकी ओके, तस्हीह के अच्छा, लिए, अच्छा, आपकी हाँ, तस्हीह के माई लिए। मिस्टेक। आप ये कह रहे हैं कि वो वोट अगर ओके होता तो फिर आप जीत गए थे। जी, वो वोट को खत्म करवाया गया खत्म कि वो करवाया। गालबन उसने स्टैंप नहीं लगाई हुई थी, उसने साइन किया हुआ था, कुछ तरह का था, टिक किया हुआ था, टिक किया हुआ था 9 के 9, और वो उम्मीदवार भी था। जी, वो उम्मीदवार भी थे और जीता भी वो। लेकिन वो तो फिर इलेक्शन जीता। कमीशन की नाहली हुई ना। जी, इलेक्शन कमीशन की नाअहली की अगर आप चाहेंगे तो वो मैं आपको उनकी देखे ना, उनकी नाअहली वोटर को तो बहुत बताना है कोशिश आपने, की। वोटर को तो बताना है आपने जी, ये किसी- रिक्वायरमेंट्स है, इस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें आप। कोई शक नहीं है कि उनको चाहिए था कि वाज़ेह निशान लगाते कि टिक करना है, स्टैंप करनी है, क्या करना है, फ्लेक्सेस लगाते, जी, अपने चार्ट जी, बोर्ड लगाते, एग्जैक्टली। और वहाँ गाइड करने वाले नहीं थे। उन लोगों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ओके, बदकिस्मती ये थी कि उस इंतखाब में जो लोग 3 लोग जो बनाए गए थे इलेक्शन कमीशन में, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक, मैंने कोशिश की कि दरवाजे पे खड़े होके मैं उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात कर लूँ, उसको ये कहूँ कि अगर वाकई आपने टाई कर दिया है तो मैं और मेरा मुखालिफ उम्मीदवार अंदर जाते हैं, आप टॉस करें, हमें कबूल होगा। बिल्कुल ठीक, जो तरीकाकार है, ये तरीका नहीं था उसका कि वो जाके पहले वाले सदर को जो कि फारिग हो चुका था उसको जाकर रिजल्ट दे दिया कि तुम फैसला करो। बिल्कुल ठीक। बदकिस्मती ये है कि हमें कोर्ट्स में जाना पड़ा।
जी ओके। सारा पैनल अलखिदमत का जीता हुआ था, सारा पैनल अलखिदमत का जीता हुआ था। जी जब मैं अपने दोस्तों को देखता था, जीते हुए उम्मीदवारों को देखता था जिनके चेहरे छोटे छोटे हो जी, रहे ये थे, बात ठीक है। छोटे बड़ी छोटे, स्ट्रगल करनी पड़ती, बड़ी मेहनत तो करनी पड़ती तो उसके लिए। मैंने ये टास्क दिया था अपने दोस्तों को कि जाओ, क्योंकि पैनल हमारा जीता हुआ है, कर्नल अकबर साहब को एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए, उनको बना दिया जाए ना, मुझे तो कोई जी, शौक है नहीं। और मैं खाली एक और साल मैं के तो बाद पहले वो, भी उस इलेक्शन में जिस तरह एक गया साल था, के बाद शायद हुआ था, फिर आपका पैचअप हो गया था कि वो। कुछ चंद महीनों के बाद, ओके। चंद महीनों के बाद, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद फिर वापसी हुई थी, तो कर्नल अकबर साहब आ गए। उसके बाद मैंने इंतहा में हिस्सा नहीं लिया। आपने जो ओके। मुसलसल वाली बात की है उसका जवाब ले लीजिएगा। मैंने इनकार किया था, मैंने 2013 में भी इनकार किया था अपने दोस्तों में बैठ के। जी तो फिर मेरे एक मरहूम दोस्त का हुक्म आया मुझे, सब दोस्तों में बैठे हुए, कि तुम जाओगे इलेक्शन में, मेरा ठीक हुक्म है। मैं ठीक। उसको बड़ा भाई समझता था, उसके लिए हमेशा दुआ भी निकलती है दिल से कि अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन आमीन। तो उसका हुक्म था, तो मैं 2013 में इंतखाब में गया था, 2015 में मैं रिफ्यूज़ कर गया, मैंने हाथ खड़े कर लिए कि मैं, मेरा जिम्मा नहीं है, नहीं लेकिन मुझे सर मुझे देखें मुझे ना, मुझे ऑफ चाहिए। एक द एट द सेम टाइम जब 2005 और 7 में आपका पैनल जीत रहा है, ये वही हम नाम ले लेते हैं, मेजर वसीम साहब हैं, जो आप वहाँ पे कह रहे हैं कि अलखिदमत जीती, उसमें अलखिदमत जीती तो आपका कैंडिडेट मेजर वसीम था। वही अलखिदमत के पैनल पे जब 2013 में या 15 में गालबन जब इलेक्शन 15 में हुआ, 15 में इलेक्शन हुआ, तो उसमें आप कह रहे हैं मेरा जुमा नहीं है, उसमें भी नहीं, अलखिदमत आ रही ना। जिम्मे की बात मैंने नहीं की, जी जिम्मे की बात मैंने नहीं जी की। जी। मैंने कहा लेकिन मैंने, अब मैं क्लियर कर दूं, जी, मैं मेजर मोहतरम, वसीम आए ना उस वक्त। मेरी सर बात पूरी हो लेने दें, सर उसके बाद आप सर ज़रूर बात कीजिएगा। सर मैंने ये नहीं कहा कि अलखिदमत, मैंने कहा मैंने माजरत कर ली कि मैंने इलेक्शन में नहीं ओके जाना। ओके ओके। मेरा मतलब अलखिदमत, मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक ठीक, मैं हाँ अकेला ऑब्वियसली मैं अकेला दोस्तों के अलखिदमत साथ ही नहीं है। हूँ। हाँ जी। मैंने अपना रिफ्यूज़ किया कि मैं इलेक्शन में नहीं जाऊँगा, मैं इंतखाब में हिस्सा नहीं लेना नहीं चाहता। तो हमारे एक सीनियर बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा जी कि मेजर वसीम साहब इंटरेस्टेड है। मैंने कहा ठीक है, अलखिदमत के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इंतखाब में हिस्सा लिया। नरमी के लिए मैंने तस्वीरें अपनी साथ फ्लैक्सेस में छपवाई जी कि लगी थी। लोग थोड़ा सा नरम गोशा जी जी हमारे जी। सदारती उम्मीदवार के लिए रखें, लेकिन बदकिस्मती से वो इंतखाब परफॉर्म हम नहीं कर सके हार उस गए, तरीके से, हार के वो। हमने लूज़ किया वो जी इलेक्शन। ऐसे ही, अलखिदमत ने हिस्सा लिया, ऐसे ही हुआ, अलखिदमत का उम्मीदवार था मेजर वसीम, लेकिन लूज़ कर गया। लूज कर गया। हाँ जी। ऐसे और वो उसके बाद फिर आपके 10 साल की बात पे अब उसके, मैं बात करता मैं चला वही जा कह रहा रहा हूँ हूँ। ना सर, वो टर्न्योर आया, मेजर वसीम साहब आए, फिर अलखिदमत लूज कर गई, उसके बाद फिर उसके बाद उसमें एक फ़र्क आया, सर उसके बाद 3 साल का टर्न्योर आ वो गया। 3 साल हो गया। रजिस्ट्रार की हदायत थी, सर 2 हदायतें रजिस्ट्रार ने दी कि एक तो आप कंपनीज में आप लोगों की रजिस्ट्रेशन है, तो आप अपने ओहदे से पहले डायरेक्टर का लफ्ज़ लगाएंगे। ओके। पहला इंतहा वो था कि जिसमें डायरेक्टर सदर जी जी जी, लिखा ओब्लीक गया, करके वो लिखा गया। ओब्लिक हाँ जी करके लिखा गया, जी 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 डायरेक्टर, जी जी। जनरल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट लिखे गए। और साथ में उसने कहा कि कंपनी एक्ट में 3 साल का है, तो आप 3 साल का टर्न्योर कर दें। वो तो और सर, एक बात यहाँ मैं और बड़ी क्लियर करना चाहता सर हूँ। सर हमारे दोस्तों दावतें बहुत बहुत करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उनका जवाब भी आज मैं देना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा फोरम मुझे आज मिल गया। पहली एजीएम क़याम अमल में आते है एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म 2002 में, जी 2003 में रजिस्टर हो जाता है। जी पहली एजीएम पहली एजीएम जी 2015 में कर्नल अकबर साहब ने, जो कि अलखिदमत के प्लेटफॉर्म से प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, 2015 में पहली एजीएम का इनका। अच्छा ओके उससे पहले कभी एजीएम नहीं ओके। हुई थी हमारी हमें ये इलाके में। लगता था कि ये मेजर रफ़ीक असरत ने स्टार्ट करवाई थी पहली एजीएम। चले ये भी गलतफहमी दूर कर अच्छा लीजिएगा। ओके, ये आप कह रहे हैं कि ये कर्नल अकबर ने स्टार्ट की थी पहली जी एजीएम। कर्नल अकबर ने, मैं नहीं कह रहा, हाँ मैं नहीं ओके कह रहा, मैं ओके। हकीकत बयान बट कर ठीक रहा हूँ, बात है, ठीक बात है, ठीक हकीकत बात है। बयान। हाँ ये मेरे नॉलेज में भी नहीं थी बात, ये ठीक है, इसी बहाने ऑडियंस को पता लग गया कि ये जो एजीएम पहली है, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंसी ज़रूर रही, मतलब जी वो फिर चलती रही। जी उसके बाद जी मेजर जी, रफ़ीक तसलसल असद है, आए, वो भी उसको चलाते रहे, अबू बकर भट्टी आया, वो भी उसको चलाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अबू बकर आया, वो भी एज ए प्रेसिडेंट। अच्छा, मैं वो जो पहले इन अ पोलाइट वर्ड मैंने जो यूज़ किया था कि डीएचए की मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, लास्ट टाइम जो एक्स प्रेसिडेंट हैं अबू बकर भट्टी साहब, उन्होंने बड़ा ब्लंट ये बात की कि लास्ट जो इलेक्शन था वो डीएचए ने मुझे हराया,
बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि डीएचए में भी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने मुझे इलेक्शन हराया। तो जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि डीएचए की इन्वॉल्वमेंट होती है सर? आज तक मैंने तो नहीं महसूस किया कि जी 2002 से ये सफ़र शुरू कर रखा है सर और आज हम 2024 में हैं। जी मैंने तो आज तक न सुना न देखा न मेरे इल्म में आई कि डीएचए कभी इन्वॉल्व हुआ है। ठीक। ये सुना है आपने ना कि उन्होंने जी, ये बात की है, उन्होंने बड़ा स्ट्रेट अगर फॉरवर्ड की है कैटेगोरिकली ये तो बात की मैं है सर। इससे इत्तफाक नहीं करता। ओके। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। डीएचए कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता अच्छा जी। इंतहाब में। हमारे अच्छा जी। इंतहाबात से उनका कोई वो शायद ताल्लुक बैकग्राउंड रीज़न उनकी ये थी क्योंकि हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स काफ़ी सारे रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो वो डीएचए का इन्फ्लुएंस उन ऑफिसर्स पे या इवन जो और भी डीलर्स हो सकते हैं उन पे इन्फ्लुएंस तो डीएचए का हो सकता है। अगर हो सकता हो तो शायद जो पिछले रिजल्ट आते रहे ऐसा ना हो। जी जी। कई ऑफिसर्स जीत चुके होते, हम्म। मतलब ऑफिसर्स भी हारते रहे हैं, लूज करते रहे हैं जी इंतहा। जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो फिर वो अपने ऑफिसर्स के लिए कहते, न कि सिविलियन के लिए कहते। और अब नॉर्मली सर ये भी कहा जाता है ना कि आपकी पर्सनैलिटी बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, बात समझते हैं, बंदे के साथ चलते भी हैं, लेकिन अगर हम डीएचए के एंगल की बात करें तो वहाँ पे भी आप बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, बड़ा वेल बिहेव्ड हैं, कंप्रोमाइजिंग हैं। इन अ नेगेटिव वे कह रहा हूँ कि डीए रियल्टर्स के लिए इतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन कंप्रोमाइजिंग है, आप जल्दी बात मान जाते हैं, तो इसलिए डीएचए को सूट करता है आप जैसा प्रेसिडेंट कि ठीक है मियाँ साहब जड़े ना वो गल बड़े अच्छे तरीके से समझ आते हैं। तो एक ये भी तो हो सकता है ना कि डीएचए के एंड से आपको फेवर मिलती हो। ऐसा कतई नहीं है। मैं कोई यहाँ वैसा किस्सा तो नहीं सुनाना चाहता। नहीं, नाम लिए बगैर सुना ना सकते हैं नाम सर लिए आप। बगैर तो एक डायरेक्टर ने ऊंची आवाज में सिर्फ बात की थी। ठीक। ये हिस्ट्री पे है, ओके कोई सर। कोई ऐसी कोई बात नहीं है। एक डायरेक्टर, एक जिम्मेदार डायरेक्टर, एक जी जिम्मेदार जी। ऑफिसर हुआ करता जिम्मेदार है। ऑफिसर। उसको मैंने 2 दफ़ा कहा है कि आवाज़ अपनी नीची करो। ठीक उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैंने जितनी की मुझे आती थी मैंने सुना दी थी। ठीक ठीक ठीक। और अल्लाह का एहसान है कि अगले दिन 2 सेक्रेटरीज डीएचए के, सेक्रेटरी टेक्निकल और डीएचए के सेक्रेटरीज ने बैठ के मुझे अपोलोजाइज किया था ऑन बिहाफ ऑफ डीएचए ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने मुझसे अपोलॉजी की थी। ओके। ये तो सर चले मैं किसी इंडिविजुअल के साथ तो ये ये केस। बात कहने की बात है। देखें, जब आर्ग्यूमेंट के साथ बात हल हो सकती है, जी दलील के साथ बात बंदा करता है तो जी। अगले बंदे को माननी होती है। हमने मनवा रखी है डीएचए से ऐसी बातें ठीक। जो कि आम आदमी नहीं मनवा सकता। ओके। कितनी देर आपके सर्टिफिकेट पे साइन नहीं हो सके नहीं हो सके, ऐसे ही है, रजिस्ट्रेशन पे। ऐसे ही है। पहले कना आदिल से पहले जब मैं आया हूँ पहली दफ़ा सदर, तो जी कना आदिल वहाँ डायरेक्टर थे, उन्होंने साइन किए जो आप सर्टिफिकेट्स आपको मिले। अब पहले फिर नहीं हुए थे, अब मैं आया हूँ तो अभी भी डायरेक्टर ट्रांसफ़र ने आपके साइन किए हैं जी सर्टिफिकेट्स में। जी जी। ये बात ठीक है। अगर हम सर टन्योर की बात करें, जो आप 2002 में आपने एसोसिएशन की बुनियाद रखी, 2024 आ गया है, इस 22 साल का एक बड़ा लंबा अरसा होता है। बहुत सारे दोस्त हमारे जो सीनियर्स हैं, इवन लास्ट टाइम अगर मैं फिर रिपीट करता हूँ, जो एक्स प्रेसिडेंट हैं वो बकर भट्टी, उसने आके कहा कि मैंने चैलेंज किया इन बुज़ुर्गों को या सीनियर्स को कि हमें ये लगता था कि 2 या 3 लोग हैं, इनके अलावा प्रेसिडेंट का चेहरा कोई बन ही नहीं सकता। अगर हम आपकी पर्सनैलिटी की बात करें, अगर हम एज ए रियल एस्टेट एजेंट करें तो शायद हमें सूट करता है कि आप चल पड़ते हैं, आप सीनियर हैं, आपकी बात अच्छा एक रेफरेंस बन चुका हुआ है, आपकी पीआर बड़ी अच्छी डेवलप हो, ये सारी बातें अपनी जगह पे। लेकिन उसने कहा कि हाँ मैंने सीनियर्स को चैलेंज करके अब आप इस दफ़ा देख भी रहे हैं कि यूथ में से बहुत सारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आ रहे हैं, तो वो एक क्रेडिट जाता है उसको कि यार ठीक है उसने एक। लेकिन ये चैलेंज करना इज़ अ गुड थिंग और बैड थिंग कि वो उन्होंने आपके साथ मिलके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना शुरू किया और कुछ अरसे बाद आप ही को चैलेंज कर दिया। उसमें क्या वो आपकी वीकनेस थी या वो हक तो हर बंदा रखता है कि वो आए, लेकिन ये था कि वो आपकी छत्र छाया से निकल के उसने आपको चैलेंज किया और वो आपके ओपोनेंट आके या आपके सामने खड़ा हो गया। आपने अपनी बात का, अपने सवाल का जवाब अपनी बात में दे दिया है। जी आपके सवाल में आपका जवाब मौजूद है कि हर आदमी को हक हासिल है। जी देखें, आज आज अलखिदमत में एक शख्स है
कल को अगर जाता है तो उसको जाने का हक है। ठीक। अब जो नए एक यंग स्लॉट आई है उसमें बहुत सारे लोगों ने आके तो खुद से आके अलखिदमत ज्वाइन किया। जी। तो ये बात कहनी और उसको चैलेंज करने की जहाँ तक आपने बात की है, वो वर्ड तो यूज़ करते हैं ये। हाँ, वो उनका हक है, मैं तो नहीं कहता। अब वो छोटा भाई है, अलखिदमत से निकला हुआ एक जी पौधा सही है। है। मैं उसके बारे में तो कोई ऐसी बात नहीं कह रहा कि अल्लाह उसको खुश रखे, अल्लाह उसको और भी दे। उसका इंतखाब जीतना भी तो एक सवाल था। जी जी जी। अब मैं बात वो नहीं करना चाह रहा जो आप, नहीं नहीं, बताएं ना सर, कोई मैं बात। तो नहीं, उसका जीतना भी एक था कि जो कैंडिडेट हमारे जो तीसरे साहब थे जी जी उनके वोट और उनके साथ उनके बाकी साथियों के वोटों में एक बहुत ज़्यादा फर्क था। जी, ये बात ठीक है आपकी। लोग लोग कहते हैं कि कुछ हल्फ हुए जी कि हमारा बंदा तो नहीं जीत रहा। जी। और ये हुआ था, ये ये हुआ था। ये ये हुआ था, मैंने लेकिन सुना था, आपको मैंने आपको देखा नहीं। याद होगा, आपको याद होगा कि अगर हम डॉक्टर खालिद की बात कर रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो आप प्रवोक करते थे कि वो खड़े रहें। अच्छा, उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। उस वक्त क्योंकि हम भी फ्रंट फुट से चीज़ों को देख रहे थे, तो मुझे याद है कि आप प्रवोक इसलिए करते थे कि आपका नो डाउट एक बड़ा अच्छा स्ट्रांग वोट बैंक बना हुआ था। तो आपको लगता था कि अगर ये वोट डैमेज होना है तो ये तो उसी का वोट डैमेज होना है, मेरे वोट बैंक को फ़र्क नहीं पड़ना। तो आप बड़ी आसानी से चीज़ों को लेके चल जाएंगे। तो एंड पे ज़ाहिर है वो अच्छी पॉलिटिक्स खेल गया। उन्होंने उनकी टीम को या उनके जो मेंबर्स थे या उनके वोटर्स थे उनको कहा कि यार वो तो हारा हुआ है, तो आपकी मेहरबानी है कि वरना मियाँ साहब तो जीत गए ने। तो आप ज़रा ये पता नहीं उसने कहा या डॉक्टर खालिद को खड़ा करने वाले ने कहा। जी यहाँ कुछ सवाल और भी हैं, कुछ वाक़यात और भी हैं। जी। तो मैं तो नहीं चाहता कि नहीं, थोड़ा सा बताएं ना, बात हमारे निकले बात हमारी निकले कम्युनिटी को ये पता लगना चाहिए। बात निकलेगी तो फिर दूर तो तलक कोई बात ही जाएगी। ना, कोई तो बात ही मैं सर। चाहता भी नहीं कि इतनी दूर तक जाए। अच्छा जी। मैं आने वाले वक्त के लिए, कोई अच्छे वक्त के लिए कोई दुआ करता हूँ कि आने वाला वक्त हमारे लिए अच्छा हो। बिल्कुल पिछली ठीक है। बातों को आप छेड़ना या बिल्कुल ठीक करना, बात, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, हमें सर ये भी सुनने को मिलता है कि जब सारे दोस्त कहते हैं कि जी मियाँ साहब आप आएँ, अगर हम 22 साल का बहुत लंबा टेन्योर होता है, ठीक है, आपने एक बुनियाद रख दी, उसके बाद आपने विड्रॉ नहीं किया कभी। हमेशा आप ही की ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब हमेशा आप ही क्यों आए? आपने क्यों नहीं इस तरह की एक टीम डेवलप की कि जिससे लगे कि ठीक है, एक दफ़ा या दो दफ़ा आप आ गए और उसके बाद अब आपने इतनी स्ट्रॉन्ग टीम डेवलप कर दी कि अब एक चेन बन गई है चलते। आज भी 2024 में भी हमें मियाँ तलत साहब की ही क्यों ज़रूरत पड़ती है कि सर ताड़ी मेहरबानी है, साड़ा काम करवा दो? देखिए वो ज़रूरत तो जब तक सांस है, जब तक कोई आएगा मैं उसके साथ चलूँगा। मैं सदर हूँ या सदर नहीं हूँ। दूसरी बात जो आपने की है कि जी मेरे अलावा किसी को नज़र नहीं आता, तो ये शायद मेरे ग्रुप की कोर कमेटी ये समझती है कि मैं एक बेहतर उम्मीदवार हूँ, या मुझे अपने बिज़नेस की या किसी रोटी रोज़ी की इतनी परवाह नहीं है कि मैं जब आया था डिफेंस में 10 मरले के घर में, आज भी उसी 10 मरले के घर में रह रहा सर हूँ। ये मैं यही मैं बात मैं थोड़ा सा इसको और बेहतर क्वेश्चन कर देता हूँ। ये बात यही मैं कह रहा हूँ कि आपकी कोर कमेटी की इस चॉइस आप हैं और उसमें बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं कि आप चॉइस हैं, वो सबको रीज़न से पता है ना। लेकिन मैं तो आपकी पर्सनैलिटी की, आपकी, कि आपने इतना अरसा इक़्तिदार में रहे, अपने एसोसिएशन को लीड किया, आप क्यों नहीं इतनी अच्छी डेवलपमेंट कर सके कि और कुछ 10 चेहरे आगे आ जाएं? आपको क्यों नहीं, आपको कैसे अंदाज़ा है कि हमारे पास 10 चेहरे नहीं हैं? क्योंकि हर दफ़ा आप आ जाते हैं ना। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे साथ, मेरे साथ बाकी ओहदेदार भी आते हैं। मुझे तो, मैं फ्रैंकली आप और खुल के बताऊं, मुझे इस दफ़ा भी लग रहा है कि अलखिदमत के पास अपना कोई नया चेहरा नहीं है जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आ जाए। जी जी, ये गलतफहमी तो आपकी दूर हो जाएगी वक्त आने पे। यकीनन जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा वो अलखिदमत से ही होगा। अलखिदमत से ही होगा प्रेसिडेंट? अलखिदमत से ही होगा। मतलब आप किसी के साथ इल्हाक मैं नहीं मैं करने नहीं जा रहे? होऊंगा, मैं नहीं होऊंगा। नहीं एक सर, एक बात और भी क्लियर कर दूं, मैं नहीं होऊंगा, लेकिन अलखिदमत से ही होगा। जिस तरह भी आपने बात की ना, हमें ये लगता है कि फिर आपकी टीम ने कहना है कि नहीं मियाँ साहब आपके अलावा नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इस दफ़ा तो, पहले तो कभी मैंने ये अनाउंसमेंट नहीं की जी थी। जी। इस दफ़ा तो मैंने ओथ उठाते हुए ओथ वाले दिन ये बात कही थी कि मैं अगली दफ़ा नहीं होऊंगा इंतखाब में। शायद ओके आपको याद हो, जी, या आपने रिकॉर्ड में है ऑफ वो ऑफ द स्पीच। कैमरा आपने बात की थी, लेकिन ये ठीक बात है नहीं, आपने ऑफ द ऑन। रिकॉर्ड नहीं की, मैंने माइक पे बात की थी। अच्छा ओके। मैंने माइक पे ये बात की थी, हल्फ के बाद, ओथ लेने के अच्छा बाद। ओके, स्टार्ट की बात जी, करें जब मैं आप जिस प्रेसिडेंट दिन बने। मैंने ओथ लिया था, ठीक ठीक। मैंने उसी दिन ये अनाउंस किया था
कि अगली दफ़ा मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगा। ये तो मैं कह रहा हूँ मियाँ साहब, आपकी मैं अभी नीयत, भी आपकी नेक नीति पे डाउट नहीं है, लेकिन ये तो आप 20 साल से कह रहे हैं कि जी मैं नहीं होता, एंड ऑफ द डे आप आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने कब कहा है कि मैं नहीं, मैं आया हूँ। मैं पिछला इलेक्शन भी मैंने खुद लड़ा है। हार जाना या वो तो जीत अलग चीज़ जाना है, वो अलग एक चीज़ है, अलग वो अल्लाह चीज़ को है। पता है, वो पिछला तो अल्लाह को इलेक्शन पता मैंने है। लड़ा है। और अगर वो रात वाली वो जो सिलसिला जो आप कहते हैं कि आपके भी इल्म में है, वो ना होता तो इंतखाब तो उस वक्त भी जी वो जी जी बड़ा क्लियर था। जी जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही लेकिन है। ना मेरे एक मुखालिफ उम्मीदवार के और उसके साथ उसके वाइस प्रेसिडेंट के, उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के, दोनों में 14 वोटों का फ़र्क जो कि यकजान दो कालब कहलाया करते थे, क्यों हुआ? हम्म, सवाल है मेरा, क्यों हुआ? जी ये बात ठीक है। नहीं ये ज़ाहिर है, ये तो वो लास्ट जो इलेक्शन है उसमें भी आपके ओपोनेंट यही क्लेम करते हैं कि रातों रात हमारे भी 10 वोट इधर उधर हो गए, तो ज़ाहिर है आप जीत गए। ये तो फिर सियासत है ना, इसमें तो फिर रातों रात चीज़ें चेंज हो ही नहीं, जाती हैं। सियासत और मुनाफकत में फ़र्क है। हाँ, लेकिन यहाँ सियासत सियासत तो सियासत करनी चाहिए, हाँ जी, लेकिन जो बेचारे डॉक्टर खालिद के साथ हुआ हाँ कि जिसने खड़ा किया था उसको, और ये बात तस्लीम कर ली उसने कुछ अरसे के बाद। ठीक है। कुछ अरसे के बाद हमारे चेयरमैन हैं, मेरे लिए बड़े काबिल इज़्ज़त हैं वो, लेकिन कुछ अरसे के बाद उन्होंने तस्लीम कर लिया कि मुझे जिन लोगों ने खड़ा किया था वही मेरे साथ नहीं थे बाद में। वही मेरे साथ एक दिन पहले मुझे छोड़ चुके थे। जी जी, तो ये सर सियासत है ना। आप देखें लास्ट टाइम अगर हम पॉलिटिक्स डिस्कस करें तो लास्ट टाइम आपने परसेप्शन मार्केट में यही है कि आपने 3 से 4 लोगों को चेयरमैनी प्रॉमिस की थी कि आप हमारी एसोसिएशन के चेयरमैन होंगे। तो ज़ाहिर है आपने एट द सेम टाइम या तो एक बंदे से प्रॉमिस करना होता है, या आपने ये डिसाइड करना होता है एज ए लीडर कि एंड ऑफ द डे हम जीतेंगे तो उस वक्त बैठ के हम अपने एक डिसीजन कर लेंगे कि जी किसने चेयरमैन बनना है। उसके बाद इशू क्रिएट हो गया, जो 3 4 बड़े सीनियर मेंबर थे उनका आपस में इश्यूज़ हो गए कि जी हमें भी कहा हुआ, मियाँ साहब ने हमें भी कहा हुआ है। तो वो फिर एक ग्रुप था, एक ग्रुप को आपने ये अनाउंस कर दिया, फिर उन्होंने अपना चेयरमैन ले लिया। जी नहीं, इसमें इस तरह नहीं है कि मैंने किसी के साथ कमिटमेंट की। ठीक सर। मैं अगर कमिटमेंट करता तो पूरी करता। जिनके साथ मैंने कमिटमेंट की थी वो मैंने पूरी की। ठीक, उनसे बात भी की थी आपने? मैंने उनसे कमिटमेंट की थी, ठीक और इस तरह हुई थी कि आपके मशवरे से होगा। ठीक। उन्होंने क्लेम कर लिया कि जी हमें आपने कमिटमेंट दी है, मैंने उसको पूरा किया। उसमें मुझे कुछ दोस्तों की नाराज़गी का सामना भी, जी देखिए, कहते हैं ना, मुझे किसी से तवक्को न थी हफीज़, फिरता हुई जहाँ का शिकवा लिए हुए। तो माशाल्लाह, लोग शिकवे ऐसे ही है, ऐसे शिकायतें ही तो है। कर सकते हैं, हाँ ज़ाहिर है एज ए लेकिन लीडर मैंने आपको बहुत किसी सारे। से कमिटमेंट नहीं की थी। ठीक। मेरा एक सीनियर दोस्त, मेरा एक पुराना दोस्त, जब से मार्केट में आए हैं उस वक्त से हमारी दोस्ती, ताल्लुक, नाता, रिश्ता सब कुछ है। मैंने सामने बैठ के उस ग्रुप के दोस्तों को कहा था कि मैंने कहा था या इन लोगों ने कहा था। जी। तो उसने कहा इन लोगों ने कहा था। तो मैं कहा इनसे मांगो फिर चेयरमैनी। मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने कमिटमेंट नहीं की थी। लेकिन ये आपको बात लगता क्लियर नहीं कर है कि दी। सर आपने कम्युनिटी के साथ ज्यादती की है? वो हमारे भाई हैं, बड़े रिस्पेक्टेड है एज ए डीलर, हमारे सीनियर मेंबर हैं, सारा कुछ है, लेकिन चेयरमैन की सीट सर बड़ी इन्फ्लुएंशियल, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होना चाहिए आपके उन हलकों में, उन अदारों में जहाँ से आपने काम लेने हैं, वहाँ पे रेफरेंस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि हम उनसे कोई काम ले सकें, बजाय इसके कि एक ऐसा बंदा जिसने शायद, मुझे बताएं ना सर एज ए चेयरमैन उनकी परफॉर्मेंस बताएं कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है पिछले 2 साल में, 3 साल में। मैं अगर इस पर कोई राय ना दूं तो ज़्यादा बेहतर है। अब वो फिर नहीं मैं तो आपके मैं एंड तो से बात पूछ रहा हूँ कि मैं आपने सर ज्यादती की ना कम्युनिटी के साथ। जी हो गई। हो अब गई ना अब ज्यादती अब ये सर। कह लें कि ऐसा ना होता तो ज़्यादा बेहतर होता, एग्जैक्टली। क्योंकि जिस ग्रुप को इतनी इज्जत दी, वही हमारे साथ होते हुए भी हमारी अपोजिशन इन 2.5 सालों में, हमारी अगर कोई अपोजिशन कर रहा तो है वो वही कर रहे तो हैं। वही कर तो रहे हैं। वही कर रहे हैं, लेकिन वो ये क्लेम भी करते हैं कि मियाँ साहब को जिताने वाले भी हम हैं। बहरहाल ये तो मेहरबानी है उनकी, मैं उनका शुक्रिया अदा वो करता तो हूँ। खैर सर एक मैं देखिए ना, शुक्रिया एक अदा सारे करता हूँ। दोस्तों का, सारे ग्रुप्स का एक हो गया, लाइए। लेकिन वो हुआ ये कि एक दिन पहले भी आपसे डिस्कस हो रहा था तो आपने कहा एक
पीडीएम टाइप बन गई है। हालांकि चलें, मतलब पहले भी ऐसे ही होता था ना, पहले भी सर आपको 10 20 30 50 लोग अलग अलग ग्रुपों में या दोस्तियों में आपको वोट डालते थे, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि वो जो एक पीडीएम टाइप बन गई, हर ग्रुप आपके पास जाके यही क्लेम करता था और यही बदतमीजी करता था कि मियाँ साहब थानू तो ऐसे ही जिताया है, तया भी करो, तया भी करो, तया भी करो, तया भी करो। तो वो शायद आप फंस गए उन चीज़ों में, आप उस तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर नहीं, ये पाए। शुरू में ही जब देखिए वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रहा हुआ है, जी, एक ऐसे इस ही। बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रहा हुआ है और पिछले इलेक्शन में पिछले इंतखाब में वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था। जब उसने विड्रा किया मेरे हक में, तो ऐसा भी मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं बिल्कुल उनको इग्नोर कर देता। बिल्कुल ठीक सर। नहीं, मैं मैं ये ओवरऑल समझ सारे ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ कि सारे सारे ग्रुप पीडीएम बन गई ना, तो सारी पीडीएम ने मिलके आपको ब्लैकमेल किया। अच्छा, एक तो रीज़न ये भी हो सकती है कि आप उस तरीके से, एक सा रीज़न आपको लगता नहीं है कि 10 साल पहले की, मैं फिर 2011-12 में या 9-10 में जाऊँगा कि उस वक्त आप प्रेसिडेंट बने, फिर आप 2022 में प्रेसिडेंट बने, फ़र्क इतना ज़्यादा आ चुका था, चीज़ें इतनी चेंज हो चुकी थी उस वक्त। एक चुदराहट कह लें आप डीएचए के साथ, एक बेहतर लाइजोन कह लें, एक ब्रिज एज ए एसोसिएशन हमारी ब्रिज थी बिटवीन डीलर्स एंड डीएचए। लेकिन अभी जब आप आए हैं तो आपको लगा कि नहीं यार, ये तो वो दिन नहीं है जो उस वक्त होते थे। अभी तो आपको एफबीआर के चेयरमैन से मिलना पड़ेगा, अभी तो आपको फाइनेंस मिनिस्टर से मिलना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटर से बहुत सारे काम लेने पड़ेंगे, डीएचए की मार्केट बहुत बड़ा वॉल्यूम हो गया हुआ है। तो ये तो मैं गलत जगह फंस गया हूँ, मैं शायद परफॉर्म ही ना कर पाऊँ। और फ्रैंकली उस तरीके से एसोसिएशन ने परफॉर्म नहीं किया, या हमें लगता है कि एसोसिएशन नाकाम रही है चीज़ों को मैनेज करने में, क्योंकि टाइम फिर बहुत चेंज हो चुका है। तो आप इस चीज़ पे रियलाइज़ करते हैं कि ये वाकई आपसे गलती हुई है? नहीं। आप जिस ट्रैक पे जा रहे हैं वो कोई 100% ठीक नहीं है। ठीक। देखिए, जहाँ मेरी सीनियरिटी है, जहाँ मेरा ताल्लुक है, जहाँ मेरा सिलसिला है, कोई फ़र्क नहीं है। बल्कि मैं एक एग्ज़ाम्पल कोट करना चाहता हूँ। सर। एक एग्ज़ाम्पल कोट करना चाहता हूँ। बहुत से लोग क्लेम करते होंगे, जो आपकी स्टाम्प ड्यूटी कम हुई, जी। जो आपकी स्टाम्प ड्यूटी कम हुई, उसमें एडवांटेज हुआ हमारी एसोसिएशन को। एक तो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंसर्न आदमी था। ठीक। हमारे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा, हमारे शौकीन सियासतदानों को पता ही नहीं होगा कि वो कितना इम्पोर्टेंट होता है इस सिलसिले में। जी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दोनों को ज़हनी तौर पे तैयार किया कि ये परसेंटेज ज़्यादा है। ओके। अब रेट्स की बात ना करें। ओके। सुबह 7 साढ़े 7 बजे जाके बरामदों में खड़े होकर वेट करके उनसे मुलाकातें की, जो लास्ट ईयर, जो लास्ट बजट जी, में आया था। जो हमने कम करवाई थी। ठीक। उसके बाद फैसला करना था चीफ मिनिस्टर ने। ठीक। चीफ मिनिस्टर ने, मैं आपसे भी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में मैंने 8 साल गुजारे हैं, डिफरेंट असाइनमेंट्स पे थे। तो जो वक्त गुजारा था वो कैश इस सूरत में हुआ कि जब मेरा लेटर सीएम को गया, तो वहाँ से उनके स्टाफ अफसर ने, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि आ जाएं, आपकी मुलाकात होती है। ठीक सर। मैं नहीं गया था। मैंने कहा था कि मेरे नाम पे ना फिंगर रख के तो सीएम साहब को कहना 8 साल जॉब की हुई है मैंने, चौधरी परवेज़ लाई के साथ 8 साल काम किया हुआ है। बिल्कुल ठीक। तो मैं वो, और लोगों ने कोशिश यकीनन की होगी, ठीक। मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद वो मेरी 8 साल की मेहनत का वो सिला था कि चौधरी साहब ने वेरी नेक्स्ट डे मीटिंग रख के वही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वही सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उन्होंने फैसला करके तो 2 से 1% की थी। तो जहाँ बात कर रहे हैं कि सीनियरिटी की या उसकी या मिसाइल की, तो मेरे जो पहले 10 साल पहले जो मेरे वसाइल या जो मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, इन 10 या 12 सालों में वो बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं। ठीक। लेकिन और मेरे दौर। और वो सारे कम्युनिटी के लिए हैं। जी। जी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ। ठीक। जब से मेरे पास जिम्मेदारी होती है, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरी कम्युनिटी, मेरी पार्टी जो है मेरी अपनी कम्युनिटी है। जी ज़ाहिर है, मतलब मुझे आपने।
मुझे इसको प्रेफरेंस देनी जितना है। टाइम आपने यहाँ पे दिया और तो जितना अब जो भी इसमें तो सरकार होती है उससे मिलना होता है, मिलते हैं, करते हैं, रिक्वेस्टें करते हैं। अभी FBR वाला मसला जो है, ये जो स्टे पे अमल दरामद नहीं हो रहा था, जी। ये अच्छा, इसमें भी इसमें तो कंट्रीब्यूशन रही है आप लोगों की? जी रही है, ओके। जी रही ओके। है। ओके। सर। FBR जाते रहे हैं, उसके बाद चीफ कमिश्नर के साथ RTO लाहौर के साथ बैठ के तय हुआ, और नेक्स्ट डे वो फिर हफ्ता इतवार आ गए और मंडे को फिर इस्लामाबाद से नोटिफिकेशन हुआ। मैंने उनको कॉन्ट्रैक्ट का भी कहा था जी। कि हाई कोर्ट का स्टे मौजूद है। जी। बड़ी अच्छी मेरी सेरा सर बड़ी लंबी गुफ्तगू थी RTO के साथ, उसमें मेरे साथ मेरा जनरल सेक्रेटरी और एक सेक्रेटरी हेल्थ साथ था मेरे, वो ओके। आए 2 बंदे। ओके। ओके। इसमें सर जब मेजर रफ़ीक असरत प्रेसिडेंट थे तो बकौल उनके कि हमारी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स नहीं हो पाती, वो कहते हैं जी आपकी बॉडी की कोई वक़्त नहीं है, तो उन्होंने एक रियल्टर्स के नाम से एक एसोसिएशन बनाई थी, रियल्टर्स ऑफ पाकिस्तान क्या कहते हैं उसको जी या? जी तो वो एक उन्होंने जो रियल्टर्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक एसोसिएशन बनाई थी, वो वो कहाँ पे है? वो फिर उसके बाद एक इलेक्शन, 2 इलेक्शन गालिबन हुए, मेयर साहब एक टाइम पे प्रेसिडेंट बन के उस एसोसिएशन के। उसके बाद अगर हम देखें तो वो जो सरदार साहब आए थे, वो मिल बाँट के उस वक़्त से वो जो चेयरमैन हैं और प्रेसिडेंट हैं पिछले 6-7 साल से या 5-6 साल से, वो ना इलेक्शन करवा रहे हैं। तो क्योंकि लाहौर की बड़ी मेजर कंट्रीब्यूशन होती है जो हमारी पाकिस्तान की रियल्टर्स एसोसिएशन है, तो हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं? आप उसमें इंगेज हैं, नहीं हैं? आपको चीज़ों का पता है कि वो किस ट्रैक पे जा रहे हैं सर? पहली बात तो ये कि ऑफिशियल्स मिलते नहीं हैं, जी। तो अगर उस वक्त मेरे साथ मुझसे रब्ता करते तो मैं शायद ऑफिशियल्स को ग्वादर भिजवा देता उनसे मिलने के लिए। ये लाइटर मूड में बात की जी, है। नहीं ठीक बात है, वो मैं ग्वादर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उस वक्त जी वो। जी। दूसरी बात ये है कि आपने फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स की बात की, जिसका क़याम अमल में लाया गया, बंदर बांट हुई, बंदर बांट में मेजर साहब ने कुछ सदारत मिली, कोई ठीक। इंतखाब नहीं हुआ था। ठीक। उस वक्त भी अगर कोई राइट बनता था तो कराची के डेफ्टलेरिया के प्रेसिडेंट का बनता था। ठीक। अगर मेरा वोट होता जी। तो मैं यकीनन कराची के प्रेसिडेंट को करता, कि एक इस्लामाबाद से है, कराची से हो जाता, चलो ठीक। उसके बाद एक दफ़ा उसका इंतखाब हुआ है, 14-14 वोट दोनों तरफ जी, पड़े हैं। ये बराबर हो गए थे। जी। उसके बाद फिर वो जिसको 14-14 वोट पड़े थे, वो दोनों आज तक उसी तरह, एक प्रेसिडेंट है और एक चेयरमैन है। तो हम में से क्यों नहीं कोई एसोसिएशन चैलेंज कर रही है जी उनको? जी जी। मेरी अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि फ़ोन मेरा खोल के देख लें कि कल मेरी क्या गुफ्तगू वहाँ हुई है। ओके। ओके। मैं उनको चैलेंज भी किया है कि अगर आप लोग मिल नहीं सकते हैं किसी को तो जी। आपका फ़ायदा, जी, ठीक बात है। मतलब आज तक कोशिश के बावजूद वो नहीं मिल सके हैं जी। FBR के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के किसी वज़ीर ख़जाना से किसी से मुलाकात नहीं कर सके। बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर उनका इस्लामाबाद में होना ना होना या वहाँ बैठना, या ये इतने बड़े सीटें, और दूसरी बात कि उनकी किसी जगह पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई मेमोरेंडम नहीं है, कोई SOPs नहीं है। अच्छा जी। मैंने कल भी सवाल किया है चेयरमैन साहब से कि आप मेरे लिए इंतहाई मोहतरम हैं, आप पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, मुझे SOPs तो बता दें लेकिन कि सर क्या हम कर सकते हैं अपने फेडरेशन ओहदे ऑफ रियल्टर्स हमें तो ये बताया था कि फेडरेशन ऑफ जो रियल्टर्स है उसकी गवर्नमेंट सुन लेती है, FBR सुन लेता है, हम एज ए DH एसोसिएशन शायद उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकते। मैं तो आपको लेकिन फिर इसका मतलब मैं उनकी भी आज एक्सेस की नहीं है। ताज़ा सूरत हाल आपको बता रहा हूँ कि रास्ते में आते हुए मुझे मैसेज आ रहे थे, मैंने कहा मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं जवाब नहीं दे सकता। मेरे दोस्त कह रहे थे कि आके सुनो कि वहाँ क्या हो रहा है। अच्छा जी। उनकी अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी। ओके। हमने ख़त लिखे, मैंने 20 अप्रैल 2024 को मिनिस्टर फाइनेंस को, सेक्रेटरी फाइनेंस को, चेयरमैन FBR को खतूत लिखे हैं कि जनाब हम पे इतना जुल्म न कीजिएगा, जो भी हो सकता है हमारे लिए देखिएगा, हमारा भी एक बड़ा हिस्सा है इसको मैशत को जी। चलाने जी। में। जी, कोई शक नहीं लेकिन इसमें। बेस जो है, मैं तो यही बात किया करता हूँ कि हमारी जो बेस है वो रियल स्टेट है, कंस्ट्रक्शन है। हमारे ज़िम्मेदार हमेशा बात करते हैं, कोई 42 कहता है, 40 कहता है इंडस्ट्रीज़ को, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सुना है तो वो 72 इंडस्ट्रियों से ज़्यादा मैंने नहीं सुना, बिल्कुल ठीक। जबकि मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ ज़ाती तौर पे। कंस्ट्रक्शन में
अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री को शामिल कर लें जी, तो फिर तो वो सैकड़ों की तादाद आधा में चला पाकिस्तान बन जाता है ऐसे। सैकड़ों की तादाद में चला जाता है और लाखों घरों का रोजगार जो है इससे वाबस्ता है। ये बात ठीक है मैं तो आपकी। ये बात किया करता ये हूँ, बात मैं ठीक तो है 70 या 72 या 40 इंडस्ट्रियों की बात नहीं करता। लेकिन गवर्नमेंट फोकस नहीं है। अच्छा, अगर हम सर एसोसिएशन की ही बात करें तो जनरल सेक्रेटरी किसी भी एसोसिएशन की बड़ी रीढ़ की हड्डी होता है। अभी आपके जो जनरल सेक्रेटरी हैं सरफराज साहब, वो आपको क्या लगता है वो भी पोटेंशियल, बल्कि पोटेंशियल क्या कि वो कह रहे हैं कि मैं फ्यूचर में प्रेसिडेंसी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो कैसा जनरल सेक्रेटरी आपने उनको पाया और आपको क्या लगता है कि वो फ्यूचर में एज ए स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आएंगे, नहीं आएंगे, विड्रॉ कर देंगे, आप सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे? आप मतलब अगर तो आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा जनरल सेक्रेटरी है तो ज़ाहिर है फिर आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, या आपको लगता है कि वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पाया? देखिए, अच्छे लोग तो बहुत सारे होते हैं सर। उन लोगों में चूज़ करना होता है। जी। ज़रूरी नहीं है वो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं या सलाहियत रखते हैं। ठीक बात। मैं अभी इस वक्त तो कुछ नहीं कह सकता, ना अकेले मैंने फैसला करना है। ठीक बात। मेरी आप लोगों से भी आपकी मुलाकात, ज़ाती राय क्या? चलें हम इस तरह कर लेते हैं। ज़ाती राय ये है कि मैं जब वोटिंग का वक्त आएगा तो उस जी। वक्त बात होगी। अभी तो कोर कमेटी का हमारा इजलास है, जी। तो शायद ईद से फौरी बाद हो या ईद से पहले हो, तो उसमें हमारे कुछ लोग हज पे भी गए हुए हैं, वो भी ओके। वापस आ जाएं। ओके। तो ईद के बाद यकीनन कोर कमेटी का इजलास होगा, हम्म। उसमें उनका नाम यकीनन आएगा ज़रूर, जी। क्योंकि अलखिदमत के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। जी। आपको याद होगा कि उन्होंने एक सबसे पहला इवेंट जो है उन्होंने ज्वाइनिंग दी थी अलखिदमत ग्रुप को। जी ऐसे ही। सरफराज हुसैन की बात कर रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी साहब की। अभी भी वो अभी भी उनका ऑफिस जो है वो खिदमत के साथ ही मेरे ख्याल रजिस्टर्ड है, मतलब वो आपके मेंबर हैं? जी हमारे मेंबर हैं, हाँ जी, वो हाँ हमारे जी। मेंबर हैं। हमारे जो थे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, जी। उसमें भी उनका खिताब शामिल था, वो हाजिर थे, उनको सर्टिफिकेट मिला भी, उन्होंने दिए भी सर्टिफिकेट। अगर वो आपके मेंबर हैं और इस वक्त वो सिटिंग जनरल सेक्रेटरी हैं तो इसका मतलब पहला हक तो फिर उनका बनता है ना? नहीं, ये हक की बात तो नहीं आप करें कि उनका हक हो गया। नहीं, मैं भी मतलब वो- मैं एज ए मेंबर, मतलब है आप मुझसे कुछ कहलवाना चाह रहे हैं नहीं तो नहीं, शायद मैं इसमें मैं 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 एक आप क्वेश्चन कहा है पूछ कि रहा हूँ। कोर ने अदरवाइज तो बहुत कमेटी ने सीनियर फैसला मेंबर। करना है, कोर ठीक। कमेटी ने फैसला करना है। ठीक। हमारे और भी दोस्त हैं जो बहुत सीनियर हैं, ओके। वो भी हो सकते हैं, और ये यकीनन उनका नाम ज़रूर शामिल होगा। ओके। 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 मैं ये नहीं बात कह रहा, उनको सर, कंसीडर ज़रूर किया जाए। रियल स्टेट का जो हमारा काम है बहुत बड़ा वॉल्यूम है। रियल स्टेट को अगर हम देखें तो रियल स्टेट में प्लॉट आ जाता है, रियल स्टेट में घर बेचना लेना आ जाता है, रियल स्टेट में ओपन लैंड आ जाती है, रियल स्टेट में आजकल एक सिस्टम फाइल्स का चला हुआ है कि जी वो डेवलपर क्या करता है, इवन डीएचए में भी फाइल सिस्टम पिछले 20-25 साल से 30 साल से चल रहा है। तो एक फ़ाइल सिस्टम आ जाता है कि वो ठीक है, पैसे की कलेक्शन करता है, थोड़े से पैसे इंजेक्ट करता है, बाकी वो ट्रेड करके अपनी डेवलपमेंट कर लेता है सारा कुछ। हम आजकल जो एक डीएचए में चला हुआ है कि अगेंस्ट प्राइवेट सेक्टर, अगेंस्ट फाइल्स, आप डीएचए से बाहर ना निकलें। आप एज ए डीएचए एसोसिएशन प्रेसिडेंट, आपको लगता है कि डीएचए सर यहाँ पे 10,000 जिस तरह हम बात करते कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ना, कि हम इतनी बड़ी कम्युनिटी को रोज़ की 15-20 ट्रांसफर्स पे लेके चल सकते हैं, और आया कि हम रियल एस्टेट की बाउंड्री सेट करने जा रहे हैं कि जी आपने ये करना है, ये नहीं करना। मतलब रियल एस्टेट एक्चुअली क्या है और हम उसको किस तरीके से लेके चल रहे हैं, हम किसी चीज़ को डिस्करेज क्यों कर रहे हैं और किसी एक स्पेसिफिक बंदे के अगेंस्ट लॉबिंग क्यों कर रहे हैं, या किसी हम लोगों के कारोबार क्यों तबाह करने के लिए तुले हुए हैं? देखिए, इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा बड़ा क्लियर है। आई एम वेरी क्लियर कि जो भी प्राइवेट सेक्टर में अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं सर। या जो मौके पे जिनकी प्लॉट्स मौजूद हैं, नहीं उनके पास अप्रूवल, वो रजिस्ट्री इंतकाल करा के देते हैं, जी। तो उस पर काम करने का तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक बात है सर। हाँ, माजी में हमारे यहाँ हुआ है जी। कि कुछ ऐसे डेवलपर्स ने काम किया है जिसकी वजह से ये बात बनी है। ये बात ठीक है, एक दो गलत डेवलपर इंजेक्ट हो गए हमारी मार्केट में। कोई एक दो गलत लोग हो जी, गए जिनमें जी, हम जी।
हमारी मार्केट ने उनका लोग साथ फंसे दिया। भी, हाँ लोग फंसे उसमें। लोग फंसे उसमें। लेकिन सर ये इट्स अ पार्ट ऑफ गेम ना, ये तो हम अगर हम 50 डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं मार्केट में, तो 50 में से सर हमारे एक दोस्त हैं वो बड़ी अच्छी बात करते होते हैं कि इमरान साहब, हम कहते हैं पाकिस्तान करप्ट है, आप अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, 5-10% की दो नंबरी, 5-10% का मार्जिन, 5-10% का ऊपर नीचे हो जाना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये हर जगह पे ही होता है। बिल्कुल तो ऐसे ये तो अगर 50 बंदे यहाँ पे आए हैं तो 2-4-5 बंदे कोई दाल गा के उसी काम में से निकल जाएं करके, और जो कि हुआ है हमारे साथ, चीटिंग तो हुई है हमारे साथ। ऐसे ही तो वो ये तो था, लेकिन अब आप कहना कि जी 100% सारा कुछ ही गलत हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और बल्कि खुशशाइन बात तो ये है, सर खुशशाइन बात तो ये है कि जहाँ एलडीए एक अथॉरिटी था, सर डीएचए एक अथॉरिटी था, अब एक नई अथॉरिटी आई है रूडा के नाम से। सर मैं तो दोस्तों को कहूँगा कि उसमें आप यकीनन अपनी रजिस्ट्रेशन भी बड़ा करवाएं, जबरदस्त सर काम कर रहे हैं रूडा वाले। रूडा में भी करवाएं और सीबीडी में भी करवाएं अपनी रजिस्ट्रेशन। ओके, और सीबीडी भी अंडर रूडा है नहीं नहीं नहीं, कि सीबीडी एक अलग दो अदारा है और दो रूडा अलग दो अदारा है? डिफरेंट अदारे हैं। ठीक है। ऊपर हेड जो कर रहे हैं साहब, वो दोनों सेक्शन देख रहे हैं, अच्छा दोनों जी, ओके, दे आर टोटली डिफरेंट। ठीक है सर। मैं उसमें आपके तवज्जो से, अब मैं आया हूं तो आपको कुछ देता भी जाऊं, सर 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 आपके लिए आज एक अच्छी खबर भी देता जाऊं प्लीज़। कि हमारी रिक्वेस्ट पे, डीएचए स्टेट एजेंट्स की रिक्वेस्ट पे, रूडा ने जो 1 लाख रुपए पे रजिस्ट्रेशन होती थी वो 20,000 रुपये पे एक्सेप्ट कर ली है। और हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो रजिस्टर हो भी चुके हैं। अच्छा, ग्रेट ग्रेट, और इट्स अ गुड इनका न्यूज़। और इनका जो आपका रिबेट कह लें कि इनके अपने जो चीज़ें हैं उस पर रिबेट भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ओके, रिबेट तो सर जो उनके साथ प्राइवेट सेक्टर के लोग इंगेज हो रहे हैं, रिबेट तो उन्होंने नेगोशिएट करनी है ना आपके साथ। आप यहाँ थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ, सर रूडा चारबाग उनके अपने प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा जी, उनके अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अगर आप लैंड प्रोवाइडर को यहाँ नहीं गिने, उसमें नहीं काउंट करें आप। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो उनके अपने प्रोजेक्ट्स हैं जो हैं और जो आने जो वाले हैं, ओन्ड बाय रूडा है, आप कह ओन्ड रहे हैं। बाय रूडा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि फिर थोड़ा सा मुझे कीजिएगा, मेरी इस पे वर्किंग नहीं है, कि 2 किस्म के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एक प्रोजेक्ट ये है कि रूडा में प्रोजेक्ट आ रहा है वो ओन्ड बाय रूडा है, और दूसरे प्रोजेक्ट्स वो आ रहे हैं कि जो रूडा के अंडर हैं, अप्रूव्ड बाय रूडा है, लेकिन ओन्ड बाय सम प्राइवेट डेवलपर है। ऐसे ही है सर? आप 2 की जगह 3 कर लें। सर पहले वो हैं कि जो रूडा खुद उसको डेवलप कर रहा है, खुद उसको मैनेज कर रहा है और खुद उसको सेल कर रहा है। ठीक, नंबर 1 पे ये आ ठीक गया, सर। जिसमें 4 बाग है, फेज़ 1 था, फेज़ 2 आ गया। ये दूसरा वो है जो पुरानी सोसाइटीज़ इसमें आती थी, अच्छा, जो ओके। पुरानी सोसाइटीज़ आती थी, एग्जिस्टिंग सोसाइटीज जो जी, थी। उनकी एक्सटेंशंस। ओके, उसमें मैं नाम ले लेता हूँ, उसमें पार्क व्यू आ गया, ठीक उसमें इकबाल गार्डन आ गया, ठीक या शायद एक आधी और भी सोसाइटी है। ठीक। वो हैं जो कि उनके पास जगह मौजूद थी, उन्होंने अप्लाई किया और उनको एनओसी मिल गया, एनओसी मिल गया। ठीक ठीक। ये दूसरी। अब तीसरी किस्म आ गई। सर तीसरी किस्म वो है कि एक डेवलपर जाता है, उनको कहता है कि मुझे जगह दे दें, ठीक मैं यहाँ सोसाइटी बनाऊंगा। ठीक। वो जगह एलपी, क्योंकि सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन हुआ है 46 किलोमीटर दरिया के दोनों तरफ। जी ठीक है। उसकी जो लेंथ है, दरिया के 46 किलोमीटर इधर और 46 किलोमीटर इधर, या दोनों साइडों पे 46? दोनों साइड लेंथ उसकी, अच्छा, उसकी लेंथ जो है 46 साइफन से किलोमीटर शुरू की। होके 46 किलोमीटर बनता अच्छा, है। ये बहुत बड़ा एरिया बनता है जी, फिर बहुत ये। बड़ा एरिया बनता है। उसमें रूडा ने क्या करना है कि रूडा ने दरिया के ऊपर एक बड़ा बंद बनाना है, ठीक कंक्रीट का, उसको काफ़ी गहरा और काफ़ी चौड़ा। उसके बाद 300 फुट की सड़क जी। ये रूडा ने देनी है दोनों तरफ दरिया अच्छा के। जी, ओके। और दरिया के अंदर 3 बंद भी बनाने हैं। ठीक कि बेसिक जो आइडिया था रूडा का वो ये था कि लाहौर शहर में पानी नीचे बहुत जा रहा है, जी जी। तो जब भी पानी आए उसको स्टोर करने के लिए 3 डिफरेंट जगहों पे उसके बंद भी रूडा ने बनाने हैं। ओके ओके, अब ग्रेट। तीसरी किस्म जिसकी मैं बात कर रहा था कि लाइक ये अभी BSM आया है, न्यू मेट्रो आया है, ये बाकी सोसाइटीज़ आई हैं, इन्होंने डील की है रूडा के साथ, अथॉरिटी के साथ, कंट्रोल उन्हीं के पास रहेगा। जी लैंड प्रोवाइडर जो हैं, जो LP मुकर्रर कर रखे हैं मौजा वाइज जी। रूडा ने, जी वो वाया
रूडा उनको रजिस्ट्री करके देगा, ट्रांसफ़र करके देगा। बिल्कुल ठीक। उसकी ड्राइंग्स, उसकी हर चीज़ की अप्रूवल जो है, इन सोसाइटीज़ की अप्रूवल, हर तरह की वो अप्रूवल वो रूडा करेगा। देगा। ओके। तो ये दो नहीं, ये 3 किस्म बन जाते हैं बिल्कुल कि 3 ठीक। किस्म के हैं। बिल्कुल ठीक। और इसमें मैं अपने दोस्तों को कहना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि 20,000 रुपये में रजिस्ट्रेशन DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के लिए है, वो करवा लें। और आई एम श्योर ये साफ CBD सुथरा काम भी होगा। CBD, हाँ जी, और CBD का सिर्फ 25,000 रुपये में रजिस्ट्रेशन है, ये करवाएं। ये आपके गुलबर्ग से चल के तो ये आपके बाबे पाकिस्तान तक अब ये CBD फेज 7 PKLI के पीछे भी आ गया। ठीक। बड़े मुनासिब रेट पे प्लॉट्स दे रहे हैं। ठीक। उनकी भी इंशाल्लाह डिटेल लेके हम शेयर करेंगे आप लोगों से। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह की हम मतलब यकीनन आपने 10-12 हज़ार स्टेट एजेंट यहाँ बैठा है तो DHA उसको फीड नहीं कर पाएगा। नहीं कर पा रहा। तो ये एक अथॉरिटी आई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, और इसमें काम करके लोगों को अच्छा लगेगा। और हम इससे काफ़ी देर से इन टच थे और अब कुछ नताइज आने शुरू हुए हैं जो कि मैंने आपको शेयर किए हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक मियां साहब। अच्छा, इसमें एज ए प्रेसिडेंट सर देखें, बिजनेस देना कम्युनिटी को तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको लगता है कि एज ए प्रेसिडेंट DHA एसोसिएशन प्राइवेट सेक्टर के नारे मारना या किसी स्पेसिफिक डेवलपर की बात करना कि जी आप इनके साथ काम करें, इट्स अ गुड थिंग? नहीं, उसमें ये है कि जो भी सोसाइटी अप्रूव्ड है जी। उस पर बात करना कोई तो इशू नहीं है। ये कोई इशू नहीं है। मैं नहीं समझता कि उस पर कोई इशू है ओके। कि अप्रूव्ड होनी चाहिए। मैं तो कहीं रिबन कटिंग के लिए भी जाता हूँ तो पहले पता करता हूँ कि इनके पास कुछ है या नहीं है। मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ नहीं, लेकिन सर सोसाइटीज़ फिर के। इसमें फिर थोड़ा सा कंट्रडिक्शन ये आ जाती ना। अब अगर मैं फिर दोबारा से बात करूं तो मुझे पता है कि फाइनेंशियली आप जो है वो चीज़ों को उस तरीके से लेकर नहीं चलते, आप इन्वॉल्व नहीं होते फाइनेंशियली ना। लेकिन जब आप नारा मारते हैं, आप कहते हैं कि जी ये बंदा भी ठीक है, ये ग्रुप भी ठीक है, ये डेवलपर ठीक है, डेवलपमेंट कर रहा है, तो एट द सेम टाइम को दूसरा प्रेजिडेंट, वो प्रेजिडेंट रहे या वो एक्स प्रेजिडेंट हो, अगर वो उससे कुछ बेच के कुछ अर्न भी कर ले तो क्या बुरा है फिर उसमें? अगर फिर दोनों जायज़, में फ़र्क तो कोई नहीं है आप दो चीज़ों को मिक्स नहीं करें, सर। नॉन अप्रूव्ड को और सर अप्रूव्ड को। ये तो मियाँ साहब मैंने डिटरमिनेट करना ना। मुझे लगता है अप्रूव ये है कि अगर मियाँ साहब जो नारा मार देंगे मेरे लिए नहीं दुनिया पुट्टी नहीं, सीधी हो जाए, मैं वो नारा मेरे मैं लिए नारा ठीक नहीं है मारूंगा। सर। आप मेरी पिछली सारी गुफ्तगू निकाल के देख लें। सर जो गलत है उसको गलत कहा है, जो सही है उसको सही कहा है। लेकिन सर थोड़ा सा लेट भी, अब मैं वो बात नहीं छेड़ना चाह रहा था। वो फिर अगर आप लेट सही कहेंगे तो उस वक्त से पहले बंदे फंस चुके होंगे ना। आपने तो एक आने वाले वक्त में कितने बचे ये भी एक तो एक ये भी तो सोचे ना। आपने एक डेवलपर को पहले सही कहा, कुछ दिनों बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया ना। तो वो पहले वो सही था, फिर वो गलत था, तो वो चीज़ें फिर ख़राब भी तो हो जाती है ना सर। अब बिल्कुल 100% आप बात ठीक कर रहे हैं, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ सर कि मुझे मैं भी इंसान हूँ ना, सर धोखा मुझे भी हो सकता है ना। ये बात ठीक है। मैं मेरा क्वेश्चन और है, मैं इसी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि फिर जो कमाई कर रहा है उसके बाद में इतना मोहतात हो गया, जी कि मैं जाने से पहले उनकी पूरी हिस्ट्री, पूरे पेपर्स, और लोग मेरे पास अब आना कम हो गए हैं। वो लोग तो आते ही नहीं है कि जिनको डाउट होता है कि मैं तो बात करता हूँ पेपर्स पे, उनकी अप्रूवल्स पे ओके। कि अगर हैं तो मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाता। ज़रूरत क्या है सर इसकी? आप ये इंक्वायरियाँ करते रहें। आप DHA के प्रेसिडेंट हैं। देखें, मैं मिसाल तो कोई अच्छी नहीं है कि नहीं नहीं देना मैं सर। मिसाल तो अच्छी नहीं है, ना मैं दूंगा। मैं अखलाक का इतना बुरा नहीं हूँ कि जब कुछ चल के आ जाता है ना, ये आप लोगों में से ही आता है। ये ठीक बात है। ये मेरे हम ही लोग हैं आप ही लोग हैं सर 1000-1200 लोगों में। जी। जब चंद लोग आ जाते हैं, चल के आ जाते हैं कि आप जी। जाते हैं, तो मैं तो अल्लाह से हर वक्त माफ़ी मांगता रहता हूँ कि कहीं मेरे पास से भी तकब्बर ना गुजर जाए। ठीक बात है। मैं भी उन्हीं जैसा ही हूँ, कोई मान लेके आता है तो मैं उनके साथ चल पड़ता हूँ। ठीक बात है। ये मेरी आजिज़ी कह लें, मेरी इनकसारी कह लें, या मुझे अखलाक का अच्छा कह लें कि मुझसे ना नहीं होती। कोशिश करता हूँ कि मैं पॉजिटिव जगह पे जाऊँ, और मेरी गुफ्तगू में फ़र्क होता है। अगर कोई ऐसी चीज़ मैं फ़ील करता हूँ तो कभी नहीं मैं कहूँगा कि इसमें काम करो। लेकिन सर एज ए प्रेसिडेंट आप कह रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेशन उसकी ठीक हो,
वो सारा कुछ ठीक हो, वो अप्रूव्ड हो, वो डेवलपर की रिप्यूट भी ठीक हो, अगर कोई डीएच का प्रेसिडेंट वो डील लेके आए और वो बड़े ठीक ठाक उसमें से अपने मार्जिन रख के, कमीशन रख के अपनी कम्युनिटी को दे, तो ये ठीक बात है सर। आपने पहला हिस्सा कुछ और कहा है, दूसरा हिस्सा आपने सवाल में दूसरा कहा है। सर देखिए, मैं बीइंग ए प्रेसिडेंट, आप नहीं करते, मैं बात करने लगा हूँ कि आप इस तरह नहीं करते, ये ठीक है कि नहीं ठीक? एज ए प्रेसिडेंट ठीक चीज़ को ठीक कहना चाहिए, गलत चीज़ को गलत कहना चाहिए। ये ठीक है हाँ, अगर ठीक चीज़ लेके आता है, अपनी कम्युनिटी को सर्व करना चाहता है, सर, अगर कम्युनिटी के लिए लेके आता तो है, वो अगर अपना 2% साइड पे कर ले। वो तो ज़्यादती है। मैंने तो जब नहीं भी सदर था तो मैंने शेजान में एक दो जगह पे पोल खोल दिया था। मुझे, हाँ एग्जैक्टली मैं यही बात करने लगा हूँ कि जब सर आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, फिर कहीं ना कहीं पे आप कंप्रोमाइजिंग हो जाते हैं। ऐसे ही। आपकी अच्छी चीज़ ये रही सारी उम्र कि आपने कहीं पे भी जाके नारे नहीं मारे कि यार ए पैसे ने, एनी कमीशन ने, ये वो। अगर कोई डील आई तो आपने कहा हाँ जी ये बंदा है, ये डेवलपर है, अगर आपको ठीक, मुझे ठीक लगता है, अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो तो आप काम करें, उसके नहीं साथ ठीक लगता तो ना काम करें। डायरेक्ट जाके काम करें। एग्जैक्टली लेकिन अगर कोई बंदा ये कहे कि जी ये मैंने आप लोगों के लिए डील डिज़ाइन की है और इसकी ये कमीशन है, ये तरीक़ाकार है, ये डाउन पेमेंटें हैं, ये, और बाद में ये पता चले, वो जनरल सेक्रेटरी हो या प्रेसिडेंट हो, और बाद में ये पता चले कि नहीं इनका इतना इसमें मार्जिन था, तो वो तो जब उसने अपनी कम्युनिटी को 1000, 2000, 4000 बंदे को बेच दी, तो उसकी अपनी अर्निंग तो एक ही डील में कहाँ से कहाँ चलेगी सर। ऐसे ही है। फिरोजपुर रोड पे एक हाई राइज बिल्डिंग का प्रोजेक्ट आया था। आई वाज नॉट प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, शायद आपको याद हो। ठीक, मुझे याद है। अबू बकर भट्टी ने सर वो अनाउंसमेंट की थी। मैं वो नाम नहीं लेता। नहीं मुझे पता है ना सर। मैं वो अपनी गुफ्तगू में नाम नहीं जी लेता। जी जी। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने नाम कम लिए जाएं। हम सर आपस में सारे सर एक ही कम्युनिटी हैं, सारे भाई हैं। तो मैंने, क्योंकि मेरे दोस्तों का था वो जी सिस्टम, मेरे दोस्तों का था पीछे, तो उन्होंने मुझसे जब रब्ता किया तो उन्होंने मुझे परसेंटेज बताई, तो मैंने कहा मार्केट में तो कोई और परसेंटेज ऑफर हो रही है। जी। तो मैंने शेजान में उनको बुला के, मेरे पास होंगी उसकी रिकॉर्डिंग्स भी, मुझे मिल जाएंगी रिकॉर्ड में, तो मैंने कहा था कि ना ये इतने परसेंट दे रहे हैं, जाए इनके साथ जाके सीधा काम करें, कोई वाया किसी को जी। कोई तलाश करने हाँ, की 1-2% का नहीं। मेरी हालांकि सर हम भी प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों के साथ काम करें सर, को मुझे लगता है कि जब आपके पास ओहदा आ जाता है ना, तो मामला बहुत सेंसिटिव हो जाता है, चीज़ों को बहुत देखभाल के चलना ऐसे चाहिए। ही। तो वो कई दफ़ा हम अपने इंटरेस्ट में चीज़ों को दूसरे तरीके से लेके चले जाते हैं। बहरहाल सर काफ़ी लंबी गुफ्तगू हो गई हमारी, और आपकी मेहरबानी, आपने बहुत अच्छा टाइम दिया। आखिर में बस ये है मोटा मोटा कि कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा ट्रैक, कोई ऐसी चीज़ें जिससे हमारी यूथ, क्योंकि हमारी हर वीडियो में ये ज़रूर होता है कि जो यूथ है ना उसको किसी तरीके से अट्रैक्ट किया जाए कि जो हमारी इंडस्ट्री है, जो रियल एस्टेट का काम है, ये बड़ा जेन्युइन है, बड़ा बेहतरीन है। आपके ख्याल में क्या ऐसे सोर्सेज होने चाहिए जिनको यूटिलाइज़ करके हम अपनी यूथ को रियल एस्टेट में इंगेज करें, क्योंकि इसका वॉल्यूम सर ये तो क़यामत तक प्रॉपर्टी का काम, रियल एस्टेट का काम, नए घर बनने, ये तो चलता ही रहना ये है। चलता है। तो आपके ख्याल में कौन से टेक्निक्स या कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिससे हम अपनी कम्युनिटी में बेहतरी लेके आ सकते हैं और अपने काम में निखार लेके आ सकते हैं? पहले तो मैं ये आपको एक खुशआइंद बात, क्योंकि मेरे साइन होते हैं हर पेपर पे, अच्छी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ सर। कि अब मेजॉरिटी जो है अच्छे पढ़े लिखे जी। नौजवानों की आ रही ऐसे है। ही है, काफ़ी बेहतर लोग आ रहे हैं। काफ़ी पढ़े लिखे बच्चे जी, जो है जी। ना इस फील्ड में आ रहे हैं। दूसरा, उनको मोटिवेशन के लिए, अगर हम सिर्फ, अब वो ज़माना अखबार वाला या वो जी। ख़त्म हो गया, अब हमें डिजिटल की तरफ को जाना है। सर। और नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, और उनको दर्स देने वाले डिजिटल सिस्टम की तरफ ले जाएंगे तो यकीनन उनके लिए कामयाबी की एक कुंजी बन सकता है। ये बेशक। यही मेरा मैसेज है कि नौजवानों इस काम में आओ, साफ़ सुथरा काम करो। आपकी रिबेट भी अच्छी है, जहाँ हमने एक और जो काम किया है वो आपने पूछा नहीं, सारे लाहौर को इकट्ठा करके रेजोल्यूशन पास करके 1 से 2% हमने कमीशन कर दी है। उसकी वजह ये थी कि 1% भी कहीं नहीं लिखा हुआ था। जी। 1% का कोई कानून है नहीं जी किसी जगह पे। जी। ये फैसला हमने करना था कि हमें क्या चाहिए। तो हमने पूरे लाहौर को बुला के, डिफेंस में उनको बुलवा के मीटिंग करके एक रेजोल्यूशन पास किया है। और अब मुझे खुशी होती है कि जब दोस्त बताते हैं कि हमने क्लाइंट से 2% चार्ज कर लिया है।
ओके। DHA अच्छा, की उसका आता असर हो रहा है जो जी आपने? जी जी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ओके। मेरा एक दोस्त मतलब एक बड़ी डील करने को जा रहा था, जब उसने 2% की बात की तो उसने कहा मैं तो 8% दिया करता था। चला गया, उसने सर्टिफिकेट भी फ्रेम करवा के अपनी टेबल पे रखा हुआ है। ओके। और जब वो वापस रात को उसका फ़ोन आया कि यार को दरमियान में बात कर लो, बड़ी डील थी, खासी बड़ी डील थी, ओके। उसने कहा 1% कर लो, अब 0.5% नहीं 1% तो ले लेना। बिल्कुल ठीक देने बात को है। तैयार हो गया। तो हमें इस पे भी नौजवानों को कहना है कि 2% रिबेट और जो प्राइजेज हो गई हैं प्रॉपर्टीज़ की, 2% भी लें तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी जी, ऐसे ही है, अपने ऐसे ही। सिस्टम को ये बात चलाने ठीक है, पूरी दुनिया में जो परसेंटेज चल रही है, इवन प्राइवेट सेक्टर की बात करें या हम अगर पाकिस्तान से बाहर जो कंट्रीज़ हैं उनकी बात करें, तो परसेंटेज बहुत हाई हैं। वो हमारा जो एंड यूज़र है, जो हम वन टू वन डील करते हैं, उसमें ही नॉर्मली हम कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। अदरवाइज़ जो बड़े डेवलपर्स हैं या वो उस लेवल पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, उस लेवल पे हम चीज़ों को वैसे ही लेके चल रहे होते हैं। तो नहीं, ये बात ठीक है आपकी कि ये एक बड़ा पॉजिटिव काम है जो एसोसिएशन ने किया है। बिल्कुल ऐसे मियाँ साहब जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छा टाइम दिया और यकीन करें बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मियाँ साहब सर हमारे रोल मॉडल भी हैं। मियाँ साहब से हमने बहुत कुछ सीखा भी है और इनका एक्सपोजर भी आपने देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आगे भी, ये जो इनकी सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि वो हमारी कम्युनिटी के हेड हैं या नहीं हैं, लेकिन वो एज ए इंडिविजुअल भी हमारे बड़े हैं। वो हमें साथ लेके भी चलते हैं, कहीं पे कोई इशू आता है, कहीं पे कोई मसला आता है, वो हर वक्त हमारे बड़े बन के हमारे साथ खड़े भी होते हैं। ये उनकी सबसे खूबसूरत बात है। और उनके पास अथॉरिटी होने के बावजूद भी उन्होंने फाइनेंशियली अपने आप को बहुत ग्रो नहीं किया होगा, लेकिन जो माशरे में उनकी रिस्पेक्ट रही है, जो कम्युनिटी में उनकी रिस्पेक्ट रही है, जो हमारे दरमियान उनकी इज़्ज़त रही है, वो इन सारी चीज़ों से बढ़ के है। वंस अगेन मियाँ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। थैंक यू बहुत जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।